सो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू यूनिट। अभी तक आपके पास मोबाइल ऐप के अंदर एक कंप्लीट नेशनल इनकम चैप्टर है। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था टिल 12 जून। उसके बाद बीच में इंडियन इकोनॉमी चल रही थी आपकी 2 मंथ्स के लिए, 2.5 मंथ के लिए। तो अब हम वापस फिर से मैक्रो में आ रहे हैं और यहाँ से मैक्रो का यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। अब बिकॉज आपका एग्जाम 40 मार्क्स का है और सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो अब आपके लिए सब्जेक्टिव ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपको जस्ट नॉलेज के लिए आपको ब्रीफिंग करनी है, चीज़ों को याद भी नहीं करना। कितना ईजी हो गया आपके लिए। अब देखो, आपको ओनली नॉलेज चाहिए बस। जैसे व्हाट्स योर गुड नेम, एक नॉलेज चाहिए कि आपका नेम क्या है। आपको सिर्फ एक वर्ड बताना है, आपका नेम बस। डिटेल में जाना है ऐसे ही। ये 3 यूनिट्स आपके लिए ऑब्जेक्टिव हैं। फिर उसके बाद जो नेशनल इनकम हमने किया, सीबीएसई ने भी नोइंगली ऐसा किया है, बिकॉज आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 यूनिट सबसे ज्यादा बल्कि हैं, जो मैंने भी बताया, नेशनल इनकम और दूसरा एग्रीड डिमांड एंड एग्रीड सप्लाई। मेन उन्हीं में है। और आपके जो मैक्रो का टाइम है उसमें सबसे ज्यादा टाइम उसी पे लगता है, 2 यूनिट्स पे। ये यूनिट्स बहुत शॉर्ट यूनिट्स हैं, तो दैट्स वाई सीबीएसई ने नवंबर दिसंबर एग्जाम्स के लिए इनको सिलेक्ट किया है, सो दैट इसमें से ऑब्जेक्टिव पार्ट बहुत इजीली निकलता है और इनमें कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है। सबसे मेन बात है मनी बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड गवर्नमेंट बजट। 5 चैप्टर्स है बेटा, एंड एवरी चैप्टर हैज 1 वीक। तो 5 चैप्टर्स के लिए मुझे 5 वीक चाहिए, मीन्स मैक्सिमम 1.5 मंथ। ये हमारा एक शॉर्ट पार्ट होता है सिलेबस का, और इसमें कहीं भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई डायग्राम भी नहीं है। थोड़ा बहुत कोई डायग्राम आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में, डिमांड एंड सप्लाई, वो आपको पहले से आता होता है, पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये पांचों चैप्टर बेटा थ्योरी बेस्ड हैं। इसमें ना आपको थ्योरी कंटेंट को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्टिव पार्ट होता, अभी क्योंकि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है, तो बस थ्योरी कंटेंट को अच्छे से रीड करना होगा, सो दैट उसमें से आपके एमसीक्यूज निकलेंगे। और ज्यादा प्रैक्टिस हम एमसीक्यूज की करेंगे। एमसीक्यूज हो गए या फिलअप्स हो गए, या आपके दूसरे जो नए क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं, ठीक है, असर्शन बेस्ड और रीजन बेस्ड केस स्टडीज, वो सारे हम करेंगे। इसके अब वो साथ साथ करते रहेंगे। नेशनल इनकम के टाइम तो हमें कुछ ज़्यादा श्योर नहीं था कि क्या होने वाला है, और जब हम आगे टर्म 2 का सिलेबस करेंगे, तब उसकी गाइडलाइंस आई थिंक सब्जेक्टिव ही रहेंगी, तो उसको उस तरीके से तैयार करेंगे। ओके, तो अभी इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तरफ ही ध्यान देंगे हम। सब्जेक्टिव टेस्ट मैं नहीं लूंगा इस यूनिट्स के, क्योंकि कोई नीड नहीं है थ्योरी पार्ट लिखवाने की आपको। ये अकाउंट्स में तो नीड होती है ना, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस होती है। वहाँ जब तक आप रिटर्न वर्क नहीं करते हो, टेस्ट रिटर्न नहीं देते हो, तब तक आपको ऑब्जेक्टिव्स में आप फास्ट नहीं हो सकते ना। जैसे आपने देखा शेयर्स के हमने ऑब्जेक्टिव 3 असाइनमेंट्स किए हैं, तो तीनों असाइनमेंट्स में जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है सब्जेक्टिव, तब तक आप कर ही नहीं सकते। पर इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। यहाँ ओनली नॉलेज आपके अगर माइंड में है, कॉन्सेप्ट्स आपको याद हैं, तो बस उसका आंसर देना आपने। तो इसलिए इसके सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, जो इस बार का सिलेबस है। इसके साथ ही मैं स्टार्ट करता हूँ एक लॉन्ग ब्रेक के बाद मनी एंड बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एज पर द रिवाइज सिलेबस फॉर 2021 ईयर। मनी का मीनिंग आपके सिलेबस में है। एक बार रीड करो मनी में क्या क्या हम आज करेंगे। ये पीडीएफ फाइल शेयर की हुई है ग्रुप में, मैं दोबारा भी कर दूंगा। मनी, मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी। मीन मनी में दो कॉन्सेप्ट है बेटा। एक, मनी का अपना मीनिंग क्या है, और मनी का मीनिंग उसके फंक्शन से आता है कि मनी क्या कर सकती है। आपको पता है पैसा क्या कर सकता है, जो पैसा कर सकता है वो मनी के फंक्शंस हैं। और मनी सप्लाई इंडिया में कैसी है, उसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं M1 M2 M3 M4। मींस मनी की सप्लाई में क्या कंटेंट्स हैं, मींस मनी किस फॉर्म में है हमारे पास। ये तो नहीं ना कि सिर्फ पैसे को मनी बोल सकते हैं हम। तो वो मनी का एक बड़ी नैरो मीनिंग है कि जो करेंसी हमारे पास है, हमारे पास 100 का नोट है या 2000 तक का नोट है या कॉइन्स हैं, ये तो करेंसी हमारे पास है। इसके अलावा भी मनी के कुछ कंटेंट्स हैं जो कमर्शियल बैंक्स या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें डिफाइन करता है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मनी एंड बैंकिंग है। थ्योरी है, समटाइम्स थोड़ी बोरिंग होती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और रिमेम्बरेबल हो, क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए आगे भी काम की है। ये आपकी जीके है बेटा, जैसे आपको इंडिया के बारे में क्या पता है ना। तो वैसे ही ये हमारी एक जीके है, जिसके ऊपर क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कहीं भी, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है आपको। दूसरा,
फिर ही बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। मनी का सिर्फ इतना ही है बेटा टॉपिक, मनी का मीनिंग एंड सप्लाई हमारी 1 वीक की क्लासेस में या उससे पहले ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद है फिर बैंकिंग। बैंकिंग में दो बैंकिंग आती हैं, एक तो कमर्शियल बैंक्स। बताओ कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, क्या एग्जांपल्स है आपके पास कमर्शियल बैंक्स की? यस बेटा। तो जैसे जो नॉर्मल बैंक होते हैं जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टेट बैंक एंड अदर बैंक, प्राइवेट और पब्लिक। पर इसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, कमर्शियल बैंक क्या हो सकते हैं? वर्ड कमर्शियल है बेटा। तो जो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं और हमें हमारे डिपॉजिट भी लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो उसके फंक्शंस हो गए बैंक के ना। कमर्शियल वर्ड होता है दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच वर्क फॉर द प्रॉफिट। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट कमर्शियल है, चैरिटेबल नहीं है, सोशल सर्विस के लिए नहीं है। अगर मैं एक प्रॉफिट मोटिव रखते हुए अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूँ, ऑब्वियसली मैं एक प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉफिट मोटिव होकर चलना है। मुझे सर्विसेज को फ्री नहीं करना किसी के लिए, मुझे किसी के सोशल वेलफेयर के लिए या कंट्री के वेलफेयर के लिए काम नहीं करना है, मुझे अपने लिए काम करना है। जैसे जितने भी बैंक्स आप देखते हो, जिन बैंक्स को आप जानते हो, वो सारे कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, गवर्नमेंट बैंक जितने भी हैं, राइट। और प्राइवेट बैंक्स में जितने भी HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक और जितने और बैंक हैं, छोटे बड़े सब बैंक्स मिला के। जैसे AU स्मॉल बैंक की ऐड आती है आजकल, आमिर खान को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर लिया है। तो ये सब बैंक्स आगे आना चाहते हैं, क्योंकि बड़े जो बैंक्स हैं ना हमारी कंट्री के, दो प्राइवेट, वो हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, और थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें, ये आपस में कंपटीशन जो चलता है वो है एक्सिस बैंक और इंडस बैंक। ये चार बड़े बैंक्स हैं बेटा। ये 4 पिलर्स हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम के, हमारी इंडिया के अंदर ये 4 बड़े बैंक्स हैं। इनका बंद होना, या जैसे बोलते हैं बैंक कभी भी बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बहुत मुश्किल है। ये बड़े बैंक्स हैं और RBI इन बैंक्स को बंद होने भी नहीं देगा। जैसे अभी यस बैंक के साथ हुआ था, तो RBI ने उसको बचा लिया, तो उसको मर्ज कर दिया किसी और बैंक के साथ। उसके उसकी जो भी RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, अगर बच्चों से कोई मिस्टेक होती है या अगर उनके ऊपर कोई लाइबिलिटीज आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं टू एनी एक्सटेंट। ऐसे ही हमारा जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वो एक पेरेंट बैंक है इन सभी बैंक्स का, इन सभी कमर्शियल बैंक्स का, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट कोई भी बैंक हो। ये जो बैंक्स हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स, ये अपने लिए काम करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट अपने लिए काम करता है, मेरी और आपकी एग्जाम्पल भी ली जा सकती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो सिर्फ अपने लिए काम करता है, उसको मतलब नहीं है कि दूसरा स्टूडेंट पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, वो अपने लिए काम कर रहा है, अपना अपना रिजल्ट बनाने के लिए हार्डवर्क कर रहा है। सेकंड स्टूडेंट चाहे कुछ भी करे ना करे, ग्रुप में बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे अपने से मतलब है, वो खुद पढ़ता है, उसके खुद के डाउट्स क्लियर हो जाए, मतलब वो अपने लिए वो कर रहा है। दैट्स कॉल्ड कमर्शियल मीनिंग, कि जो बैंक्स सिर्फ अपने लिए वो करते हैं, और बैंक्स का बैंकिंग एक बिजनेस है, तो ऑब्वियसली उनका मतलब क्या होगा अपने लिए, प्रॉफिट। तो जो भी बैंक्स अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना, जैसे HDFC कहते हैं कि वी आर द बेस्ट और हमारी सर्विस बहुत बढ़िया है, डोंट गो इन ICICI बैंक, वो ये बोलते हैं अकाउंट हमारे पास ओपन करो, हमारी सर्विस ज़्यादा बेटर है, हमारी मोबाइल ऐप ज़्यादा बेटर है ना, इंटरनेट बैंकिंग हमारी ज़्यादा बढ़िया है, ब्रांच सर्विसेज बढ़िया है। तो ये लोग प्रूव करते हैं अपने आप को कि वी आर द बेस्ट। जैसे हम एक एज ए इंस्टीट्यूशन अपने आप को प्रूव करेंगे कि हमारी इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज बढ़िया है, हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन सारी सर्विसेज हैं, तो इस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे ना। हमारे पास यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप, या इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस हैं, या कुछ भी है, ये हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अपने लिए वर्क करना है, हमें सोसाइटी के लिए वर्क नहीं करना है। ठीक है, उसका दूसरा एस्पेक्ट है कि आपकी अच्छी सर्विसेज से सोसाइटी का बेनिफिट होता है, आप किसी के साथ चीट नहीं कर रहे, लाइक दैट। बट वो तो आपके बिजनेस के एथिक्स हो सकते हैं, बट मेन है कि वी आर कमर्शियल, क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो हम सबका पेरेंट बैंक है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक बेटा। ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसका काम है इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग सर्विसेज को एग्जीक्यूट करवाना और मैक्सिमम बेनिफिट कस्टमर को देना, और जो भी बैंक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, और बड़े बड़े चीजें करना, जैसे करेंसी इशू करना, तो RBI करेगा करेंसी इशू। गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को मेंटेन करना, सभी बैंक्स के अकाउंट को मेंटेन करना। हमारी कंट्री में जो क्रेडिट है, क्रेडिट किसको बोलते हैं, जो लोन फैसिलिटी है, लोन्स हैं, वो लोन्स सही क्वांटिटी में एक
जेन्युइन पर्सन के पास पहुंचे कि हमारा क्रेडिट जो है वो सही रहे। जैसे मुझे घर बनाना है तो मुझे लोन चाहिए, बिजनेस के लिए लोन चाहिए, गाड़ी के लिए लोन चाहिए, तो हर तरह का लोन है। अगर बच्चों को हमें हायर एजुकेशन के लिए भेजना है फॉरेन कंट्री, या इंडिया में ही किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन करवानी है, तो 20-25 लाख रुपया इमीडिएटली चाहिए होगा। इमीडिएटली बेटा, आपको आगे जाके सपोज किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी होगी, ये वाले कॉलेज नहीं, जैसे प्रोफेशनल आप एमबीए कर रहे हो, है ना, या कोई लॉ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हो सकता है 10 लाख रुपए आपको ऑन द स्पॉट पे करना पड़े। तो पेरेंट्स को रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, आज वो शायद स्कूल या ट्यूशन फीस को लेकर ही वरीड हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके उनकी कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनको एक साथ 10 लाख भी पे करना पड़ सकता है। मैं भी हूँ वो पेरेंट, और आपके पेरेंट्स भी हैं। तो अगर नहीं है हमारे पास, तो बैंक्स हैं, बैंक हमें हेल्प करते हैं, एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि पब्लिक की नीड्स क्या है और उन्हें क्रेडिट किस रेट पे मिलना चाहिए। एजुकेशन लोन को बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं रखा जाता, कार लोन कॉस्टली हो सकता है क्योंकि वो हमारी नीड नहीं है। कार के बिना लाइफ चल जाएगी, एजुकेशन के बिना नहीं चलेगी ना। तो अगर दो में सिलेक्ट करना हो तो हम एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे, मुझे पहले एजुकेट होना है, गाड़ी में बाद में भी परचेज कर सकता हूँ। इस तरह से सेंट्रल बैंक ये सब चीजें काम करता है बेटा। तो ये मेरा आपके लिए 10 मिनट का एक इंट्रो लेक्चर है कि मनी, और मनी को डील कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स, और उनसे ये डीलिंग करवाता कौन है, आरबीआई। तो दैट्स वाई हमारा पूरा ये एक टॉपिक है, मे बी 2 वीक्स चलेगा, है ना। और डिपेंड करता है, आज जैसे लॉन्ग क्लास है, अगर ऐसे हम लॉन्ग क्लास ही लगा लें 1.5 घंटे की तो जल्दी भी हो जाएगा। तो मनी, बैंकिंग एंड सेंट्रल बैंक, ये तीन टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं। ऐसे नहीं है कि आपको कोई चीज नॉलेज वाइज इंटर रिलेटेड मिलेगी, इकोनॉमी वाइज इंटर रिलेटेड है, क्योंकि ये तीनों ही अपने आप में ये जुड़े हुए हैं। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के थ्रू मनी को एग्जीक्यूट करवाता है, दैट्स वाई मनी एंड बैंकिंग। तो चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई हिमाचल बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो बेटा, डजेंट मैटर, सब में आपको मनी एंड बैंकिंग मिलेगा। क्योंकि हमारी इकोनॉमी को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम कैसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ये स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि ये हमारी सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट का 2.1 है मनी एंड इट्स मीनिंग। और सब लोग एक्टिव हो जाओगे एवरीवन। अब आपको पता है आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो जब भी जैसे ही टॉपिक के साथ आगे क्वेश्चन दिए होंगे वो सब आपको करने हैं। हमारी असाइनमेंट वर्क हम अलग से करेंगे आपके साथ, बट अभी फिलहाल आपको साथ साथ में जो भी नोट्स के अंदर क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। मनी एंड इट्स मीनिंग। मनी क्या है? मनी वो है बेटा जो मनी कर सकती है। मनी क्या कर सकती है, क्या काम कर सकती है मनी? वो मनी के फंक्शंस हैं। तो मनी के लिए क्या कहा जाता है? एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। क्या मीनिंग इस बात का? जैसे अगर हमें कुछ भी लेना है तो उसके जगह हमें जो चीज देनी पड़ेगी कोई फैसिलिटीज अवेल करने के लिए, तो हमें उस चीज को मनी कहते हैं। और वो सामने वाला एक्सेप्ट भी करेगा, उस मनी को सामने वाला एक्सेप्ट भी करेगा। मीन्स जब आप मुझे एक मैसेज करते हो कि सर हमें फीस पे करनी है ना, आपका बैंक डिटेल्स क्या है फॉर एग्जाम्पल, या हमें कैश डिपॉजिट करना है ऑफिस में आकर, तो मैं आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछता ना कि बेटा आप किस टाइप की मनी दोगे, आप मुझे किस टाइप की दोगे। कोई भी दे सकते, जैसे 500 का नोट हो सकता है, 2000 का नोट हो सकता है। इस चीज में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप जो भी मुझे नोट दोगे वो मेरे काम का है। ऐसा नहीं कि 2000 वाले नोट की वैल्यू ज्यादा है, वो 2100 में चलता है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको क्या बोलता कि बेटा मुझे फीस 2000 के नोट में ही चाहिए, और आप बोलते नहीं सर वो नहीं, हम आपको 500 के नोट में देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। तो मनी एक ऐसी चीज बनाई गई है जो कॉमनली एक्सेप्टेड है, मीन्स सबके लिए वो कॉमन है, और सब लोग उसे कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं एज ए। लेकिन कैसे एक्सेप्ट करते हैं? एज ए, कैसे करते हैं बेटा? हाँ, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिकॉज जो, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज डिपॉजिट द फीस, क्या वो फीस मेरे पास रहेगी? नहीं। मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए वो पैसा क्योंकि मैंने आगे किसी को देना है, मुझे आगे वो सब चीजें करनी है जो मनी के थ्रू हो सकती हैं। सिर्फ जैसे आई हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरीज, टीचर्स का पेमेंट, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या मेरे पर्सनल
एक्सपेंडिचर, मेरे बच्चों का कॉलेज का फीस, स्कूल का, जो भी काम आपके पेरेंट्स करते हैं पैसों से, वही काम मैंने करना है। तो बेसिकली जब आपके पेरेंट्स के पास सैलरी आती है या उनकी कोई बिजनेस इनकम होती है, उनसे उनको एक मनी रिसीव होती है, बात को ध्यान से समझना, और फिर वो मनी मुझे पे करते हैं एज ए फीस। मैं वो उस मनी को फिर खर्च कर देता हूँ। तो देखा जाए तो मनी सर्कुलेट हो रही है। ऐसा तो नहीं वो पैसा मेरे पास आ जाएगा तो मेरे पास ही रहेगा, नहीं। जैसे मुझे फीस पे करोगे, इमीडिएटली वो पे हो जाना आगे, क्योंकि मेरी भी लाइबिलिटीज है। तो हम सबका काम चल रहा है बस। या तो हमारी इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी होती कि सब फ्री है, तो फिर यू डोंट नीड टू पे एनी फीस, बिकॉज मुझे वो सब कुछ फ्री मिलने वाला है। कोई रेंट नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, हम सब लोग फ्री करते हैं काम, फिर भी लाइफ चलेगी। तब भी फार्मर व्हीट बनाएगा, तब भी हमारे घर पे खाना आएगा, फ्रूट्स आएंगे, स्कूल जाएंगे बच्चे, सब कुछ होगा। लेकिन अब ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है, ध्यान से देखो बेटा। इन सारी एक्टिविटीज के अंदर, जो सारी हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज हैं, इन सारी इकोनॉमी एक्टिविटीज के अंदर क्या इन्वॉल्व है? हाँ जी, क्या इन्वॉल्व है? मनी। मनी। ठीक है, हम सब कर रहे हैं, हम लाइफ के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मनी की हेल्प से कर रहे हैं। हमें सब मिल रहा है जो हमें चाहिए, बट उसे मनी चाहिए। तो दैट्स वाई एवरीवन इज वर्किंग फॉर मनी। आपके पेरेंट्स भी तो सैलरी बेसिस जॉब कर रहे हैं ना, विदाउट सैलरी तो जॉब करेंगे नहीं। अगर उनको 2 महीने सैलरी ना मिले तो क्या वो जॉब पे जाएंगे? सोचो। अगर 4 महीने उनका बिजनेस में बंद हो जाए तो क्या उनके पास कोई है सोर्स? नहीं है। तो दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर डूइंग जॉब, और दे आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज ओनली फॉर सेक ऑफ मनी। दैट्स वाई अगर हमें आपसे फीस ना मिले 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो हमारा काम भी रुक जाएगा, हम भी आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग फॉर मनी। और आप भी आज जो एजुकेशन ले रहे हो, सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि आपके पास एक ही मोटिवेशन है कि मुझे आगे आके पैसा कमाना है। अगर मैं बोलूँ बेटा एजुकेट होने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर आपका इंटरेस्ट क्या रह गया स्टडी में? वाई? आपकी डिग्रीज बेकार हो जाएंगी आगे जाके। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि एजुकेटेड पर्सन को जॉब नहीं मिलेगी, फिर आप एजुकेशन लोगे क्या? क्या आप अपने आप को नॉलेजफुल बनाने के लिए एजुकेशन लोगे? नहीं। हम सबका एक ही मोटिव है। पेरेंट्स भी आपके साथ यही बात करते हैं कि बेटा इसका पैकेज ज्यादा है, इस फील्ड में जाओ, यहाँ ज्यादा कमाई है, जहाँ ज्यादा अर्निंग है। तो आप देखोगे ना, हमारी इकोनॉमी में ना हर तरफ पैसा ही पैसा है, मतलब पैसे की बात होती है। ओके, हम अपना घर छोड़ के मुंबई में जॉब करने जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ तो जॉब मिलेगी नहीं, चंडीगढ़ में इंडस्ट्री है ही नहीं यहाँ पे। इंडस्ट्री तो हमें ज़्यादा साउथ में मिलती है, उस तरफ मिलती है हमें। तो हमें जॉब करने के लिए वहां जाना पड़ेगा बेसिकली, या हम बिजनेस करने के लिए यहाँ पे रहेंगे। तो कुछ ना कुछ जो भी करेंगे हमारी लाइफ का, कहीं ना कहीं बेटा हमारी लाइफ इट रिवॉल्व्स अराउंड द मनी। इसलिए हर कोई पैसे की बात करता है, मुझे पैसा चाहिए बस। उसके बाद उसके थ्रू मैं कुछ भी परचेज कर सकता हूँ, क्योंकि वो पैसा सब लोग परचेज करेंगे, सॉरी सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन? गॉट इट? ये अब इस पैराग्राफ को रीड करिए। जी बस मैंने आपको ऐसा समझा दिया सारा। नॉर्मली वो पैसा किस फॉर्म में आता है हमारे पास? करेंसी नोट्स, कॉइन्स, या बैंक डिपॉजिट्स। और अगर बैंक की मनी की बात करें, तो बैंक में पैसा हमारा किस फॉर्म में रहता है? देखा, जहां जहां मनी की बात है वहां बैंक की बात आ गई ना। ये है मनी एंड बैंकिंग। तो जो पैसा हमारा बैंक में है वो या तो सेविंग अकाउंट में है या करंट अकाउंट में, मोस्टली आगे भी है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी है, बट मोस्टली जो पैसा सर्कुलेट होता है, जैसे मैं आपको बैंक डिटेल्स शेयर करता हूँ, तो या तो सेविंग अकाउंट की डिटेल्स होंगी या करंट अकाउंट की डिटेल्स होंगी। तो जैसे पैसा वहां आता है, मैं वहां से आगे ट्रांसफर कर देता हूँ। किसके थ्रू? चेक्स के थ्रू, डेबिट कार्ड्स के थ्रू, सिंपल। तो ये है हमारा मनी, किसी भी फॉर्म में आए, दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुझे आगे कोई भी सर्विस परचेज करनी है, दैट इज कॉल्ड मनी, मनी के थ्रू पॉसिबल है। दूसरा जो मीनिंग है, एक तो था मनी का मीनिंग क्या है। मनी का ये बेटा बिल्कुल कॉमन यूनिवर्सल मीनिंग लिया गया, एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, मनी की सप्लाई का मीनिंग क्या है? सप्लाई ऑफ मनी मीनिंग, money supply refers to the total quantity of money in circulation
इन द इकोनॉमी, सिंपल। जैसे किसी चीज की सप्लाई होती है ना, जैसे आज की डेट में एप्पल्स की सप्लाई कितनी है, अगर मैं आपसे बात करूं तो एप्पल की कितनी क्वांटिटी हमारी चंडीगढ़ में या हमारे नॉर्थ में है या वट एवर कहीं भी है, वो उसकी एक सप्लाई बन जाएगी। तो ऐसे ही ये एक नेशनल इशू है कि मनी की सप्लाई, क्योंकि हम मनी की सप्लाई ये तो देखेंगे नहीं कि चंडीगढ़ में कितनी है, हमारे इंडिया में मनी की सप्लाई कितनी है, और वो सारी मनी किसने सप्लाई की है, हु इज द सप्लायर, हाँ जी। आरबीआई, या हम फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, बिकॉज कुछ चीजें उसको भी दी गई हैं, वो सब आगे आ गया कि कौन कौन क्या क्या बनाता है। मोस्टली अब यू कैन से कि करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड बाय आरबीआई, वो मशीन आरबीआई के पास है, उसका डिजाइन आरबीआई डिसाइड करता है, इसलिए आपके पास नोट्स के डिजाइन आते रहते हैं। 10 रुपीज का नोट अब कितना चेंज हो गया है, 100 का नोट, 50 का, 500, 2000, सारे नोट जो है वो आरबीआई ने डिजाइन किए हैं। ये उसकी अपनी सोल डिस्क्रिप्शन पे है कि वो क्या इसके लिए डिसाइड करता है। कल को 2000 के नोट की जगह पे 1000 के दो नोट भी आ सकते हैं, तो 2000 का नोट कौन वापस लेगा, हु हैव सप्लाइड, किसने किया सप्लाई इसको, आरबीआई ने, तो वही वापस लेंगे। तो आरबीआई 2000 का नोट वापस लेके 1000 के दो नोट भी इशू कर सकती है आगे जाके। तो मनी सप्लाई का मीनिंग है टोटल क्वांटिटी मनी की हमारी इकोनॉमी में कितनी है, सर्कुलेशन में कितनी है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये जरूरी है बात बेटा कि हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि मनी सप्लाई कौन सा कंसेप्ट है, फ्लो वेरिएबल है या स्टॉक वेरिएबल है, क्या समझ आता है आपको, सप्लाई ऑफ मनी कौन सा वेरिएबल है, स्टॉक या फ्लो, तो स्टॉक, स्टॉक वेरिएबल है, मींस एक पर्टिकुलर टाइम पे मनी कितनी होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी होनी चाहिए, सॉरी कितनी है, दैट इज अ स्टॉक वेरिएबल, इसलिए इसमें यूज होता है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके हो गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। और अब तो आपको याद भी नहीं करना है, बस आपको एक मीनिंग को माइंड में रखना है। आगे आगे फिर आएगा कि इसे हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। टॉप टिप रीड कर लीजिए। अब आते हैं कंपोनेंट्स। मनी के कंपोनेंट्स क्या है, द बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई हैज टू कंपोनेंट्स। नंबर वन, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स। तो देखो ना, ये नॉलेज है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर नहीं है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें आती रहेंगी नहीं, जैसे गवर्नमेंट बजट और वो वाले यूनिट ज्यादा नॉलेजफुल हैं। ये सिंपल मीनिंग्स हैं बस, मनी एंड बैंकिंग के अंदर ना ज्यादा, बैंकिंग में फिर है इटसेल्फ, आप कह लो कि आपके इन 5 चैप्टर में से मनी सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी। इसमें कुछ है ही नहीं समझाने के लिए, बस कुछ टर्म है जो मुझे समझानी है आपको। जैसे M1 क्या है, हमारे इंडिया में मनी को, सॉरी मनी सप्लाई के 4 कंटेंट बनाए गए हैं, 4 मेजरमेंट्स। उसमें M1 सबसे बेसिक मेजरमेंट है। M मीन्स मनी, 1 मीन्स फर्स्ट डेफिनेशन, मीनिंग क्लियर हो गया सबको, मनी की या मनी सप्लाई की फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, मनी सप्लाई की, ठीक है। तो वो है M1, जिसमें दो चीजें इंक्लूड की गई हैं, करेंसी विद पब्लिक, जो पैसा पब्लिक के पास करेंसी फॉर्म में है, दूसरा जितना पैसा उनका कमर्शियल बैंक्स में पड़ा है एज ए डिमांड डिपॉजिट्स, चाहे वो पैसा हमारा करंट अकाउंट में पड़ा हो या सेविंग अकाउंट में पड़ा हो, जो ऑन डिमांड हम खर्च कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट हमारे पास चेकबुक है, डेबिट कार्ड है, बैंक स्लिप भर के हम पैसा निकाल सकते हैं बैंक से, कुछ भी ऐसा, ठीक है। सो नंबर वन, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, प्रॉपर शो हो रहे हैं नोट्स आपको स्क्रीन पे। yes। तो पहले बेटा इसको रीड करो, फिर बात करते हैं।
अब देखो इसका इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पर कि बैंक के बाहर, जो पैसा बैंक के बाहर है वो पब्लिक के पास है। इट मीन मनी दो ही चीजों में डिवाइड की जा सकती है। वो पैसा जो पब्लिक के पास पड़ा है, मीन्स मेरे घर पे जो पड़ा है। अब मेरे घर पे या आपके घर पे पैसा कैसे पड़ा है बेटा, चेक करो। या तो करेंसी नोट्स हैं या फिर कॉइन्स है। ये पैसा बैंक के बाहर है, और ये जो भी पैसा हमारे पास है ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि दैट इज इशूड बाय आरबीआई। लेकिन मैंने कहा था कि आरबीआई सिर्फ करेंसी नोट्स इशू करता है, कॉइन्स कौन इशू करता है, हु इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज कॉइन्स, कॉइन्स बनाने वाली मशीन उनके पास है, और करेंसी नोट्स बनाने वाली मशीन किसके पास है, आरबीआई। तो सिंपल जीके है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपको इकोनॉमिक्स टीच कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स तो वो तो अलग लेवल का सब्जेक्ट है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स थी जैसे, मैक्रो में 2 यूनिट्स जो थे आपके पहले वाले, अभी आपने एक किया नहीं है। वहाँ इकोनॉमिक्स है जहाँ न्यूमेरिकल डायग्राम बहुत कुछ है। ये तो एक सिंपल जीके है, अगर आप खुद भी रीड कर रहे हो तो समझ आ रहा है आई थिंक आपको कि करेंसी नोट्स आरबीआई ने इशू करने हैं, कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस डिपार्टमेंट इशू करने हैं, और वो करेंसी या वो कॉइन्स अगर इंडिया में बैंक के बाहर कहीं भी पड़े हैं, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, कहीं भी पड़ा है पैसा, वो है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। जैसे बेटा 2-4 रुपए के कॉइन्स तो कहीं भी पड़े होते हैं घर में, क्या हमें याद होते हैं कहीं कहाँ पड़े हैं। जैसे 2 रुपीज का कॉइन ढूंढो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसे पड़ा हुआ है। वो भी तो करेंसी इशू है बाय द एनी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट या आरबी। वो 10 रुपए का नोट जो हमें पता ही नहीं घर में कहाँ पड़ा है। जब हम कई बार दिवाली के अंदर डस्टिंग करते हैं या कुछ भी कभी करते हैं ऐसा कुछ, तो हमें वो नोट मिल जाता है 10 रुपए का नोट, कभी 10 रुपए कॉइन मिल जाता है। तो कितनी करेंसी सोचो, मेरी से एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है। इंडिया में हर हाउस के अंदर अगर 50-100 रुपए ऐसे ही कहीं स्कैटर्ड हो, कहीं भी पड़े हैं बेटा, आप ढूंढना आज मेरे एग्जाम्पल पे, आप घर में ना कहीं ढूंढो, किसी ना किसी कॉर्नर में आपको 1 रुपीज का कॉइन मिलेगा, कहीं 2 रुपीज का पड़ा होगा, कहीं 10 रुपए का पड़ा होगा, है ना, आपके टेम्पल में, घर के अंदर, कुछ भी कहीं भी, जो सर्कुलेशन में आता ही नहीं है क्योंकि वो वहीं पड़ा रहता है। तो हर घर के इन पैसों को जोड़ लिया जाए, 50 टू 100 रुपीज तो बेटा घर में ऐसे ही पड़े होंगे जो आपकी काउंटिंग में भी नहीं है। और पूरे इंडिया लेवल पे अगर जितने हाउसेज हैं उनको ऐड किया जाए तो एक मिलियंस बन जाएंगे जो करेंसी सर्कुलेशन में आती ही नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक के पास पड़ी रहती है। और ब्लैक मनी तो फिर वो ज्यादा है, हर घर में ब्लैक मनी पड़ी होगी। वो ब्लैक मनी जो किसी को शो ही नहीं होती, वो पैसा हमारे पास पड़ा है। तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक के अंदर सस्पेंस बहुत है, लेकिन जो पैसा बैंक में पड़ा है वो कोई सस्पेंस नहीं है। खैर ये अलग इशू है, बट जस्ट हिंट दिए कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक का मीनिंग है जो पैसा आपके पास पड़ा है, आउट ऑफ बैंक पड़े। और कुछ पैसा तो पड़ा होता है लेकिन हम यूज नहीं कर पाते उसको, या हमें नॉलेज नहीं है, या वो ब्लैक मनी है। बट नोट तो इशू किसने किया, आरबीआई ने किया है। ब्लैक मनी का मतलब कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो नहीं हुई, हमने उसको अकाउंट्स में दिखाया नहीं, पर वो नोट तो आरबीआई का इशू किया हुआ है, आरबीआई की सप्लाई के पार्ट तो है वो। अब इसमें, अब देखो इसके अंदर जो पॉइंट है ना, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, उसमें नॉलेज की बात क्या है, जो पैसा बैंक के बाहर पड़ा है। नंबर 2, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय पब्लिक और बाय कमर्शियल बैंक्स एंड इज कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी। ये अब आपको याद करना है बेटा, ये 3 नेम्स मिलते हैं हमें बुक्स में मैक्सिमम, तो इन तीनों को एक साथ लिखा हुआ है हमने यहाँ पे। हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी, या मॉनेटरी बेस। इसे हम तीनों में से किसी नाम से बोल सकते हैं। अगर आपको कोई एमसीक्यू आता है एंड वो दे आस्क कि हाई पावर्ड मनी क्या है, वो मनी जो पावर में है, मींस जो मनी पब्लिक के पास है या कमर्शियल बैंक के पास है, जो सर्कुलेशन में है। करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय पब्लिक, मीन जहाँ पैसा हमारा, देखो ऊपर 2 बार लिखे ना कि या तो वो पैसा पब्लिक के पास पड़ा है, ये देखो जो फर्स्ट लाइन है हमारी,
करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स। तो उसके अंदर पॉइंट आ रहा है कि चाहे वो पैसा पब्लिक के पास पड़ा है या कमर्शियल बैंक्स के पास एज ए डिमांड डिपॉजिट पड़ा है, वो पैसा सर्कुलेशन में है। जैसे मेरे सेविंग अकाउंट में अगर 10,000 पड़े हैं तो मैं डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर सकता हूँ, पेटीएम से कर सकता हूँ, गूगल पे है, या चेक इशू कर सकता हूँ, तो वो पैसा सर्कुलेशन में रहता है, मेरे पास पावर है वो। मतलब आई कैन स्पेंड एनी टाइम 10,000 बिकॉज मेरे अकाउंट में पड़े हैं वो 10,000। दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस, एज इट एक्ट्स एज ए बेसिस फॉर क्रेडिट क्रिएशन। अब ये आपको बाद में समझाएंगे क्रेडिट क्रिएशन क्या है, ये बैंकिंग चैप्टर में आएगा। अब बेटा जब भी कोई एग्जाम आता है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम, उसमें यही क्वेश्चन आता है क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर 6 मार्क्स में। बट अभी तो बच गए आप, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होना ही नहीं है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिवली तो इसका मीनिंग आ सकता है मैक्सिमम। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है, कमर्शियल बैंक्स इस मनी के थ्रू, जो उनके पास डिमांड डिपॉजिट्स है ना, कमर्शियल बैंक के पास सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है मोस्टली, उसके थ्रू आगे लोन देते हैं, किसी और को लोन देते हैं। पैसा मेरा होता है बैंक में, और वो पैसा बैंक आगे लोन देने के लिए यूज करता है। जब वो लोन देता है तो उस पर्सन का भी अकाउंट अपने बैंक में ओपन कर लेते हैं, तो पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा है लेकिन वो उसके अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मनी डबल होगी। मेरा पैसा मेरे अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और बैंक ने उस पैसे को एज ए लोन किसी को क्रेडिट पे दे दिया, वो उनके अकाउंट में भी शो हो रहा है, जबकि पैसा तो एक ही है, दो अकाउंट में शो हो रहा है। सिंपल। तो वो एक प्रोसेस है, अभी आपको समझ नहीं आएगी शॉर्टकट में, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसा एक होगा। ये बैंक तभी कर पाएगा जब हमारा पैसा बैंक में होगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑलवेज क्या कहती है कि आप बैंकिंग हैबिट्स में आओ। बेटा अभी आप देखोगे लास्ट 5 ईयर्स में, जैसे 2016 में क्या हुआ था, हाँ जी, हिस्टोरिकल मूवमेंट क्या था 2016 में, डिमोनेटाइजेशन। हाँ डिमोनेटाइजेशन। तो उसके बाद से हम सबकी हैबिट्स क्या हो गई हैं, पहले हम सब लोग कैश खर्च करते थे। मेरे पास इंस्टीट्यूशन में फीस कैश मोस्टली 70-80% कैश आती थी, और 20% चेक्स आते थे। चेक्स मतलब 8-10 चेक होते थे मैक्सिमम पूरे साल में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उल्टा हो गया। अब कोई कोई स्टूडेंट है या पेरेंट्स है जो ऑफिस में जाकर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, वो बहुत कम है। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया है कि हम सबका पैसा एक बार बैंक में आ जाए। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो यही हुआ, हम सब ने अपना पैसा बैंक में डाल दिया। अदरवाइज वो पैसा कहाँ पड़ा था, हेल्ड बाय पब्लिक, मेरे पास रखा हुआ था कहीं ना कहीं, है ना, सब लोगों ने छुपा के रखा हुआ था पैसा। लेकिन जब पता चला कि जो पैसा छुपा के रखा हुआ है वो पैसा बेकार है, क्योंकि वो 1 महीने बाद चलेगा नहीं, तो हम सब ने क्या किया बेटा, बैंक में पैसा भर भर के डाल दिया। देखा था वो सीन 2016 में, 5 साल पहले। आप आई थिंक 7th क्लास में रहे होगे, 6 या 7th क्लास में। तो वहां आपको कुछ समझ तो आ रहा होगा कि सब कोई पैसे बैंक में डिपॉजिट कर रहा है और दूसरों के बैंक में डाल रहा है पैसे, कि भाई प्लीज तेरे सेविंग अकाउंट में है स्पेस, मैं डाल दूं। तो बोलते हैं नहीं, मैं तो ऑलरेडी पैसा एक्स्ट्रा डाल चुका हूँ उसके अंदर। तो हम सब ने बैंक अकाउंट ढूंढे, है ना, लोगों ने अपने एम्प्लॉयज के अकाउंट में पैसा डाला। आपने सीन देखा था। उसका मीनिंग एक ही पर्पस था कि जो पैसा इवन हमारे टेम्पल में 1,000 पड़ा था, हमने वो भी निकाल के बैंक में डाल दिया, क्योंकि मंदिर में पड़ा बेकार हो जाता। मतलब हमने कहीं भी पैसा पड़ा था घर में, वो सारा पैसा ढूंढ के बैंक में डाल दिया, ताकि वो बैंक मनी बन जाए। अब वो पैसा आज भी यूज हो रहा है, आज भी बेटा वो पैसा बैंक्स में पड़े, और जब पैसा बैंक में पड़ा है तो बैंक से बैंक में ट्रांसफर हो रहा है। समझ रहे हो बात को। आपके पेरेंट्स ने पैसा बैंक में डाल दिया, वहां से उन्होंने मेरे को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी फीस, मैंने ऑनलाइन रेंट ट्रांसफर कर दिया। अब कैश ही गायब हो गए इकोनॉमी में से। हम सब लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, गूगल पे स्कैन करते हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मतलब आप मानोगे नहीं बेटा, मैंने 20 रुपीज का अगर कोई परचेज किया कुछ, मैं 20 रुपीज का, मेरे पास है ही नहीं कैश, मैं बोलता हूँ गूगल पे कर दूं, पेटीएम कर दूं, यस सर कर दो सबके। मतलब फ्रूट सेलर तक, हमने सोचा था कभी फ्रूट सेलर्स भी बैंक के थ्रू पैसा लेंगे? क्या 20 रुपीज का चेक इशू करना समझते हो? अगर आपने कोई 50 रुपीज के फ्रूट्स परचेज किए, क्या हम इमेजिन कर सकते थे कि हम एक फ्रूट सेलर, एक जो बिल्कुल इलिटरेट पर्सन है सामने खड़ा है, जिसका बैंक अकाउंट भी नहीं है, हम उसको 50 रुपए चेक के थ्रू इशू करेंगे? ये बात तो लगती थी कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ही नहीं। आई विल प्रेफर कैश पेमेंट। लेकिन अब क्या हो रहा है, गूगल पे, पेटीएम, ये सब जो हमारे पास ऑप्शंस आई हैं, ये यूपीआई जो पेमेंट्स आई हैं हमारे पास, ये उसी का तो आंसर है कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट।
मैं 10 रुपए का पेमेंट भी आज की डेट में गूगल पे से कर रहा हूँ, पेटीएम से कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे बैंक से कट के फ्रूट सेलर के बैंक में जा रहे हैं, उसके कैश वॉलेट में जा रहे हैं। फिर वहां से वो भी पेमेंट कैसे कर रहे हैं, जब वो फ्रूट परचेज करते हैं होलसेलर से, तो वो भी वो क्या करते हैं, गूगल पे कर देते हैं। तो वो सारा काम बैंक के थ्रू हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बिग चेंज है बेटा, एक एक हिस्टोरिकल मोमेंट है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारी बैंकिंग हैबिट्स इंप्रूव हो गई है। जो पैसा पब्लिक के पास पड़ा था वो बैंक के पास आ गया। जबकि पब्लिक के पास रहे या बैंक के पास रहे, है तो वो हाई पावर्ड मनी, सर्कुलेशन में मनी। अब देखो आपका जीके इंक्रीज हो रहा है, दैट्स कॉल्ड जीके। ये चैप्टर जीके पे बेस्ड है कि हमारा इकोनॉमी में मनी सिस्टम क्या है। तो मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा नॉलेज देने की, जो लिखा है उससे ज्यादा बियॉन्ड दैट जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो लेकिन अगर पैसा बैंक में होगा तो आरबीआई या कमर्शियल बैंक्स उसे कंट्री की ग्रोथ के लिए यूज कर पाएंगे, आगे लोन देने के लिए यूज कर पाएंगे, जिसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, लोन को क्रिएट करना। अगर पैसा ऐसे ही मेरे घर में पड़ा रहा स्कैटर्ड, 10,000 पड़े हैं कहीं, कहीं 5,000 पड़े हैं, कहीं 100 रुपये पड़े हैं, तो ना मेरे काम का है ना इकोनॉमी के काम का है। इसलिए कोई भी कंट्री की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब उस कंट्री का सारा पैसा व्हाइट मनी हो। हमारी इंडिया में काफी हद तक अब व्हाइट मनी क्रिएट हो गई है, पहले तो सारा पैसा ही ब्लैक ब्लैक मनी होता था। हम पता नहीं कैसे कमाते हैं, उस पैसे को कैश में खर्च कर देते हैं। व्हाइट मनी अगर है तो बैंक में पड़ी है और हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं उसको। नंबर 2, सेकंड, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड लीगल टेंडर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। पहले मैंने क्या बोला था कि जो पैसा पब्लिक के पास या बैंक के पास पड़ा है दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। सेकंड, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड लीगल टेंडर्स। इसका मीनिंग क्या है? जितने पॉइंट्स ना इससे रिलेटेड बनते हैं हमने सारे एक जगह पे इकट्ठे करके दे दिया आपको। लीगल टेंडर क्या है? रीड करो। लीगल टेंडर मींस, लीगल टेंडर्स का मीनिंग है कि ये जो नोट्स हैं या कॉइन्स हैं बेटा, ये एक जैसे होता है बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट से करते हैं हम, वैसे ही ये एक लीगल टेंडर है जिसपे आरबीआई ने अपनी स्टैंप लगाई है और एक अथॉरिटी दी है कि जिसके पास भी ये नोट होगा वो इसे कंट्री में खर्च करके उतनी वैल्यू रिसीव कर सकता है। आप सब देखो, कोई है आपके पास करेंसी नोट पड़े? अभी चेक करो, देखो बेटा आसपास पड़ा है कोई, 10 का नोट हो, 100 का हो, 50 का, कोई भी पड़ा हो? एनी क्यों? यू कैन टेक फ्रॉम पेरेंट्स। देखो बेटा कोई एक नोट है किसी के पास? यस कौन सा नोट है तन्वी आपके पास? सर। कुमकुम कौन सा नोट है बेटा? सर 100। 100 का। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये नोट आपके जो हैंड में है, अभी इन्होंने बोला ये 100 रुपीज का नोट है। नो बेटा, ये 100 रुपीज का नोट नहीं है। ये 100 रुपीज का एक लीगल टेंडर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आपके बीच में एक टेंडर है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। एंड इस 100 रुपीज के नोट के बीच में देखो क्या लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे। लिखा है नहीं? ये नहीं लिखा। यस सर। वो रीड करो अभी, अब रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड रीड करो। आई प्रोमिस टू पे टू द बियरर, ऐसे लिखा होगा। कुमकुम रीड I करो। promise to pay the bearer the sum of 100 rupees. तो सिग्नेचर किसके हैं नीचे? फाइनेंस मिनिस्टर के या आरबीआई गवर्नर के? RBI गवर्नर। हाँ। तो देखो बेटा, जो नोट आपको सिर्फ 100 रुपीज का समझ के खर्च कर देते हो ना, वो एक अनलिमिटेड, शक्तिकांत दास। हाँ, ये एक लीगल टेंडर है बेटा, जिसमें गवर्नर ने साइन किए, जो भी उस टाइम के गवर्नर होंगे। मे बी वो नोट आपके पास किसी भी ईयर का हो, हमारे पास 1980 का भी हो सकता है, 2000 ईयर का भी हो सकता है, कोई भी ईयर हो सकता है। जिस भी ईयर का नोट है या नया नोट है आपके पास,
तो जो भी उस टाइम के आरबीआई के गवर्नर रहे होंगे, उनके डिजिटल सिग्नेचर उस नोट के ऊपर प्रिंट किए जाते हैं। मीन्स गवर्नर ने आपके साथ एक प्रॉमिस किया है कि मैं ये 100 रुपीज जिसके पास है, हु इज द bearer of this 100 rupees, I promise to pay the bearer of this note money equal to 100 rupees, ऐसा लिखे ना, I promise to pay to the bearer the sum of rupees 100। मीन्स अगर आपके पास ये 100 का नोट है तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आप हमारी कंट्री के अंदर इस 100 रुपीज को खर्च करके इसके बराबर की वैल्यू, अब 100 रुपीज में क्या आता है, मान लो 100 रुपीज में एक रजिस्टर आता है, नोटबुक आती है, तो आप वो नोटबुक परचेज कर सकते हो एंड नो बडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस नोट। अगर आप किसी बुक सेलर को बोलो कि ये लो 100 रुपीज और मुझे नोटबुक दे दो, ही कांट डिनाई, वो ये नहीं कह सकता नहीं भाई मुझे 100 का नोट नहीं चाहिए, मुझे 50 के 2 नोट चाहिए, वो लेके आओ। उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ही कांट डिनाई, बिकॉज गवर्नर के साइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगी हुई है इसके ऊपर। तो ये एक लीगल टेंडर है, डोंट थिंक कि ये कोई 100 रुपीज का एक पेपर पीस है, वो तो है ही है। हम इसको 100 रुपए का नोट बोलते हैं ना, ये हमारी लेमैन नॉलेज है बेटा, है ना। आप बोलते हो 100 रुपए का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, नहीं, आप बोलो 2000 का लीगल टेंडर, गवर्नमेंट और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप चेंज होते जाओगे, बीरर बीरर चेंज होता रहेगा, क्योंकि जिसके हाथ में वो पैसा है उसी का है, ऐसा है ना। अगर मेरे हाथ में, जैसे कुमकुम आपके पास 100 रुपीज का नोट है, आप प्रूव कैसे करोगे ये आपका है, अब तो सर मेरे पास है, मेरा ही होगा। प्रूव कैसे करोगे, प्रूव की नीड ही नहीं है। क्या इस पे नाम लिखा हुआ है आपके पेरेंट्स का, क्या आपके साइन है कहीं, कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स गवर्नर के साइन है, दे आर द सप्लायर, ही इज अथॉरिटी पर्सन ऑफ द सप्लायर। दूसरा, जिसके हाथ में है उसका माना जाएगा। अब ये 100 का नोट आप गिरा दो रोड पे, सुबह जाओगे आपको मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा ना, किसने उठा लिया, उसका बन गया, नाउ ही इज द लीगल ओनर। पर दूसरी चीजों में देखो, अगर कुमकुम आपकी एक्टिवा की चाबी, एक्टिवा की मेरे पास रह जाए, तो क्या एक्टिवा मेरी हो जाएगी, ऐसा है नहीं, क्योंकि उस पे रजिस्ट्रेशन है आपके नाम की, आपके पेरेंट्स के नाम की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एक्टिवा की मेरे पास रहेगी, बोलूं आई कांट से कि बेटा अब तो ये मेरी होगी क्योंकि मेरे पास है चाबी, देखो किसके हाथ में है, मेरे हैंड में है ना, अब ये मेरी है, अब मेरे हैंड में है, इट मीन आई एम द बीरर ऑफ दिस एक्टिवा की, इवन देन दैट एक्टिवा डजंट बिलोंग टू मी, बिकॉज बिकॉज वो एक रजिस्टर्ड है। मैं चाह के भी, इवन कोई चोरी भी कर ले एक्टिवा, तो भी जब मिलती है वो एक्टिवा उसके ओनर को ही मिलती है वापस, वो उस चोर की नहीं है। बट नोट तो ऐसा है नहीं है बेटा। जब आप बोलते थे मेरा 100 का नोट मेरी नोटबुक में पड़ा था, किसने चुरा लिया, तो बेटा उसका हो गया, लीगली उसका हो गया, वो कितनी बड़ी बात है। दैट्स वाई एक वर्ड लिखा होता है बियरर। अब देखो लिखा तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक लिमिटेड बात लिखी है, लीगल टेंडर। तो बीइंग ए टीचर मुझे आपको इसका मीनिंग समझाना है हमेशा के लिए। तो आज के बाद समझना कि ये जो नोट है, ये एक टेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो गवर्नमेंट और आपके बीच में हुआ है। जब तक ये नोट आपके पास रहेगा, यू हैव द राइट टू टेक बेनिफिट इक्वल टू 100 रुपीज। जब ये नोट आप किसी को दे दोगे, ये उसका बन जाएगा अपने आप ही, इवन वो चोरी भी करे आपसे, आपसे जबरदस्ती छीन ले, उसका बन गया वो, क्योंकि ये वो है, अलादीन का चिराग है ये। तो चिराग जिसके हाथ में है, जिन उसी का है, ये वो वाली बात है बेटा। इसलिए अगर मैं छीन भी लूं आपसे तो मेरा हो जाएगा, ये मेरी बात मानेगा फिर। तो इसलिए 100 रुपीज का नोट जब आप किसी को दोगे, या कोई आपसे छीन ले या चोरी कर ले, जिसके हैंड में है उसी का माना जाएगा, क्योंकि किसी की पहचान तो है नहीं, यू कांट से कि सर ये तो मेरा था। प्रूव कैसे करोगे आप, मैंने चोरी कर लिया, बट अब प्रूव कैसे करोगे कि आपका था। एक्टिवा तो प्रूव कर दोगे क्योंकि आपके पास उसकी रजिस्ट्रेशन है, कहीं पे रिकॉर्ड है, बट नोट का रिकॉर्ड तो कहीं भी नहीं है। ये तो आरबीआई ने इशू कर दिया और बोल दिया कि भाई ये लीगल टेंडर है, बट ये ओपन लीगल टेंडर है, ये जिसके हाथ में है उसी का माना जाएगा। इसलिए पैसा संभाल के रखो, चोरी हो गया तो बस आपके हाथ से क्या, फिर नहीं वापस मिलेगा आपको। एक तो ये लीगल टेंडर है, ऐसे इसको फिएट मनी भी कहते हैं, हाई पावर मनी भी कहते हैं। ये सब हमारी मनी के मीनिंग ही चल रहे हैं, सप्लाई ऑफ मनी में भी मनी के मीनिंग चलेंगे, है ना। आगे, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फिएट मनी। फिएट का मीनिंग जो मैंने आपको बताया बेटा, फिएट का मीनिंग होता है अथॉरिटी, ऑर्डर। अगर आप इसका वर्ड मीनिंग देखोगे,
फिएट मीन्स ऑर्डर या एक अथॉरिटी, ऑथराइज्ड। तो जो मनी आरबीआई के गवर्नर ने ऑथराइज्ड की है, इट मीन्स ये जो मनी आपके पास है वो लीगल टेंडर तो है ही है, जिसका मीनिंग है कि यू हैव ए राइट टू स्पेंड दिस इक्वल टू 100 रुपीज। 100 का नोट 100 में ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। वो लीगल टेंडर का मीनिंग है, क्योंकि गवर्नर ने आपको एक राइट दिया है 100 रुपीज खर्च करने का, लेकिन क्योंकि इस पे गवर्नर के साइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगी हुई है, तो बेटा ये एक फिएट मनी है। इट मीन्स इस पहले इसको रीड कर लो। ये कुमकुम ने भी रीड करके बताया था कि हर करेंसी नोट के फेस पे एक प्रॉमिस लिखा हुआ है, और अगर कोई ये नोट आरबीआई को देता है तो आरबीआई उसको उसके बदले में एक नया नोट दे देगी। कई होता है ना, जैसे टोन नोट्स होते हैं, नोट्स फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो अगर उस नोट के ऊपर उसका नंबर होता है, बेटा आप चेक करना, कुमकुम है ना, देखो नंबर नोट करो इस पे। आपके पास जो 100 रुपीज का नोट है उस पे नंबर क्या लिखा हुआ है, चेक करो। 6BL770208। हाँ, ये इसका सीरीज नंबर है, बस ये नंबर दिखना चाहिए। आप इस नोट के ना 4 हिस्से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीजर लो और इसके 4 हिस्से कर दो। बस जो भी इसके 4 हिस्से हैं उनमें एक नंबर नीचे लिखा हुआ है, सेम नंबर ऊपर लिखा हुआ है, देखो बॉटम और हेड पे दोनों में, टॉप और बॉटम दोनों में लिखा हुआ कहीं ना कहीं। ये नंबर 2 बार लिखा होगा, 2 बार लिखा है ना नोट में। यस सर। हाँ, ताकि ये अगर एक तरफ से दिखना बंद हो जाए या कट जाए वहां से, तो इसकी पहचान दूसरी जगह से हो जाए, लेकिन दोनों जगह से कट जाएगा फिर ये नोट बेकार है। तो आप अगर इसके 2 हिस्से भी करो, बीच में से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी ये 100 रुपीज का नोट आपको नया मिल जाएगा विदाउट एनी एक्सपेंडिचर। आप आरबीआई की किसी भी ब्रांच में, सेक्टर 17 में आरबीआई की ब्रांच है, सेक्टर 16 के सामने जो ऑफिस बने हुए हैं 17 के, तो वहां पर आरबीआई की ब्रांच है, आप वहां जाओ, 100 रुपीज का नोट दो, आपको उसके बदले में नया मिल जाएगा, क्योंकि आरबीआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आरबीआई कहते हैं कि ये जो लीगल टेंडर है, पहली बात तो ये अनलिमिटेड है, मतलब इसकी कोई लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 साल के लिए है। अगर मेरे पास बेटा आज 1951 का नोट पड़ा है, कोई 100 रुपीज का नोट, बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना नोट हो गया, निकलते हैं ऐसे कई बार मंदिर में से, टेम्पल में से, बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारा टेम्पल्स हैं जहाँ पे बहुत पहले का नोट पड़ा है। 100 रुपीज का नोट 1951 में कौन सा आता होगा, देखो किस टाइप का था वो नोट अगर आपको मिल जाए, बहुत ही बुरी हालत में होगा, है ना शायद। लेकिन ये जो पेपर क्वालिटी होती है वो ऐसी होती है कि जल्दी जल्दी खराब नहीं होती, पर फिर भी मान लो वो रैट्स ने खराब कर दिया या वो खराब सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगर उस पर नंबर लिखा हुआ है, सीरीज लिखी हुई है, तो आरबीआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो उस सीरीज का एक नया नोट निकाल के दे देगी, नया प्रिंट आउट, नई करेंसी का जो 100 रुपए का नोट चल रहा है ना वो मिल जाएगा आपको, पुराना भी देकर। तो इट मीन्स ये एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर है आरबीआई और आपके पास, आरबीआई और आपके बीच में। जब तक वो नोट आपके पास है, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द पर्सन परचेजिंग पावर इक्वल टू द वैल्यू प्रिंटेड ऑन दैट नोट, सिंपल। सेम विद द कॉइन्स। इसलिए जो भी कॉइन या करेंसी नोट आरबीआई ने इशू किया है, उसके लिए आरबीआई, गवर्नर तो चेंज होते रहते हैं। 1951 का जो गवर्नर है, जिसके सिग्नेचर होंगे वहां पे, वो तो अभी अब दुनिया में नहीं होगा वो शायद, या गवर्नर नहीं है वो मरा हुआ, लेकिन आरबीआई इंस्टीट्यूशन वही है, तो उसका इशू किया हो नोट आपके लिए एक फिएट मनी है बेटा। तो इतनी डिटेल में पढ़ने के बाद क्या कोई भूल सकता है कि करेंसी नोट्स को फिएट मनी भी कहते हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है, जिस कारण से गवर्नर ऑफ आरबीआई या आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है कि आपको बेनिफिट हमेशा मिलेगा। तो इस बात को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 100 का नोट कितना पुराना है। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो देखो बेटा, उसका इस बात पे ध्यान जाता भी नहीं है कि 100 का नया नोट दे रहे हो कि पुराना दे रहे हो। जब आप गाड़ी लेने जाते हो किसी शोरूम से, तो आप तो कहोगे ना मुझे गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू चाहिए, एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं पड़ना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन नोट कितना भी पुराना हो, वो 100 में ही चलेगा, ब्रांड न्यू नोट भी 100 में चलेगा। इसलिए हमारा ध्यान है ही नहीं कि नोट की क्वालिटी क्या है, बस मुझे आपका ओरिजिनल नोट चाहिए, असली नोट।
मुझे आप जो भी फीस दोगे वो ओरिजिनल होना चाहिए, मीन्स फेक करेंसी ना हो, वो नोट आरबीआई का इशू किया हो। इसलिए जब आप नोट देते हो तो मैं चेक करता हूँ कि ये असली है कि नकली है, उसकी कुछ पहचान बताई गई है आरबीआई ने, है ना। हर देखते हैं ना कोई भी जो बड़े नोट होते हैं 2000 का या 500 का, उसे हर शॉपकीपर जब लेते हैं तो एक बार चेक जरूर करता है। या चेक करने के लिए मशीन्स बनी हुई है इसकी। बैंक भी आपके सब नोट्स को मशीन के थ्रू ही एक्सेप्ट करता है। वो मशीन में जाते हैं, करेंसी काउंट होती है ना मशीन बैंक के पास, तो करेंसी नोट काउंट करने वाली मशीन जो होती है वो दो काम करती है, वो करेंसी काउंट भी करती है, काम जल्दी हो गया, ठीक है, 1 मिनट में सारे नोट गिनेंगे। दूसरा वो सब नोट स्कैन हो गए, अगर उसमें से कोई भी नोट उन स्पेसिफिकेशन पे सही नहीं जाता तो मशीन उन नोट्स को अलग कर देते हैं। देखा ना आपने ऐसा चीज बैंक में, तो वो 4-5 नोट अलग हो जाते हैं 100 में से। वो बैंक का फिर वो एम्प्लॉय चेक करते हैं अपने लेवल पे कि सही है या नहीं है। अगर डाउट होता है तो आपको वापस कर देता है कि सर ये नोट चलेगा नहीं, इसको चेंज करो। तो इस तरह से नोट शुड बी इशू बाय आरबीआई, नोट द फेक करेंसी। फेक करेंसी तो ये होगा कि कोई बंदा पाकिस्तान में बैठ के बना रहा है घर पे। फेक करेंसी तो ये ना बेटा मैं घर पे बना रहा हूँ बैठ के, किसी कोई भी पर्सन, तो वो बना रहा है अगर सपोज, तो वो तो आरबीआई नहीं है ना। आप सबको पता है कि फेक करेंसी भी हमारे इंडिया में है, हर कंट्री की फेक करेंसी हर उस कंट्री के अंदर है। अब उसकी पहचान कई बार करनी मुश्किल हो जाती है। तो हम लोगों के पास जो 2000 का नोट है वो हो सकता है नकली हो, जरूरी नहीं कि वो असली होगा। बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आम मार्केट में चल जाएगा क्योंकि उनको पहचान नहीं है ज्यादा। तो इसलिए फिएट मनी की कंडीशन है कि वो आरबीआई ने इशू किया हुआ है। तो अगर आरबीआई का इशू किया हुआ नोट है तो वो 50 साल बाद, 70 ईयर्स के बाद भी आरबीआई उसे एक्सेप्ट करेगा, उसे चेंज कर देगा, क्योंकि वो 100 का नोट अभी तो चलेगा नहीं जो पहले का था, अब सर्कुलेशन में नहीं है। 500 का नोट सर्कुलेशन में नहीं है तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन होता है तो आरबीआई ये कहते हैं कि एक लिमिट है इसकी, तब वो अपना लीगल टेंडर खत्म कर देता है। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। जब डिमोनेटाइजेशन होता है तो आरबीआई अपना वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर को लिमिटेड कर देता है, उसे कैंसिल कर देता है और बोलता है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये पैसा मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद नहीं। तो बेटा अब अगर आपके पास 500 का पुराना नोट चल पड़ा है जो 2016 में था, अब कहीं नहीं दिख रहा, बाय चांस किसी के पास पड़ा रह गया, वो नोट अगर आपके पास है तो वो अब किसी काम का नहीं है, जबकि आरबीआई के गवर्नर के साइन तो उसके ऊपर भी है। ये भी एक वाइवा में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ना, लास्ट ईयर स्कूल में टीचर ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर 500 का पुराना नोट आपके पास है तो क्या वो भी आरबीआई के लिए एक लीगल टेंडर है अभी। तो आप बोलोगे ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन दैट लीगल टेंडर वाज कैंसल्ड बिकॉज एट दैट टाइम 500 note was declared as a limited legal tender, so its age was only 2 months या 1 month जो भी डेट हमें मिली थी। up to that RBI was responsible, afterwards RBI will refuse to take that note, वो आपके लिए बेकार है, फेंक दो उसको, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट जो नोट सर्कुलेशन में है उसके लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है, या जिस नोट को आरबीआई ने बंद नहीं किया। अब आरबीआई ने तो 500 का नोट बंद कर दिया ना, 1000 का नोट 500 नोट बंद कर दिया आरबीआई ने, या चेंज कर दिया उसका फॉर्म। अदरवाइज अगर कोई 100 का नोट है, 100 का नोट तो कोई बंद नहीं हुआ, 10 का नोट, 50 का, 100 का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो 50, 100, 10 का नोट जो आज तक लीगल टेंडर के अंदर आ रहा है वो हमारी लीगल टेंडर में आता है और उसे कोई रिफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए 100 का नोट कैसा भी हो दे दो आप, चल रहे ना पुराने नोट भी चल रहे हैं, 100 के नए भी चल रहे हैं, लेकिन 500 नोट कहीं नहीं चल रहा पुराने वाला। क्लियर एवरीवन। और 1000 का नोट तो कहीं है ही नहीं, इकोनॉमी देखने के लिए भी नहीं है। ओके जी, तो 3 चीजें होगी जिस पे क्वेश्चन आता है। हाई पावर्ड मनी है क्योंकि सर्कुलेशन में है चाहे पैसा कहीं पड़ा हो। दूसरा, ये लीगल टेंडर है क्योंकि इसमें आपको एक राइट मिलता है एज ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नोबडी कैन रिफ्यूज इट। क्यों नहीं रिफ्यूज करता, क्योंकि वो फिएट मनी है, उसमें आरबीआई का प्रॉमिस है और आरबीआई अनलिमिटेड टाइम के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अनटिल अनलेस कैंसल्ड बाय आरबीआई। अब ये M1 है आपका, एक मिनट बेटा, M1 कंप्लीट हो गया राइट। M1 में क्या था, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक। सो करेंसी विद पब्लिक के ऊपर सारी बातें हैं कि जो पैसा हमारे हाथ में चल रहा है वो क्या है। अब आते हैं नंबर 2 पे। यस पूछो। यस फिर जो हाई पावर मनी आपने बताया उसमें तो फिर वो जो बैंक है उसके पास जो मनी होगी वो भी तो इंक्लूडेड है। हाँ वो इसलिए लिख दिया ना कि क्योंकि
हाई पावर्ड मनी में दोनों चीजें आती हैं, अदरवाइज तो हम बात तो करेंसी की कर रहे हैं ना, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। वो तो सिर्फ वैसे ही एड ऑन कर दिया कि जो पैसा पब्लिक के पास पड़ा है, या पब्लिक ने ही तो डिपॉजिट किया ना, बैंक बैंक के पास है तो वही नोट पड़े हैं ना, बैंक के अकाउंट में क्या पड़ा है, वही 500, 1000 के, 2000 के नोट है जो भी है। तो वो इसलिए दिया क्योंकि हाई पावर्ड मनी में दोनों आते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो वहाँ इस पॉइंट पे है। ये तो तो फिर हाई पावर मनी हाँ तो फिर हाई पावर मनी तो फिर मतलब बेसिकली मनी सप्लाई ही होगी। हाँ, अगर ये दो फॉर्मेट में है, पब्लिक के पास पड़ी है, बैंक में पड़ी है, कुछ और भी चीजें है ना। यस। हाँ, जो अभी आपको समझ आएंगे आगे। तो कमर्शियल बैंक के पास जो पड़ा है पैसा, या पब्लिक के पास पड़ा है, वो हाई पावर्ड मनी है जो सर्कुलेशन में है, जिसे हम विड्रॉ कर सकते हैं, किसी को चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। वो एक तरह से मेरा ही पैसा है ना, जैसे होता है मेरा पैसा कैश में इतना पड़ा है घर में, मेरा पैसा बैंक में इतना पड़ा है, लेकिन दोनों ही हाई पावर्ड मनी है, क्योंकि अगर मुझे 1000 2000 खर्च करने हैं तो मेरे घर में पड़े हैं, मैं वहां से खर्च कर दूंगा। अब मुझे अगर 50,000 खर्च करने हैं तो वो मेरे घर पे नहीं है, वो बैंक में पड़े हैं, तो उसके अगेंस्ट मुझे चेक इशू करना पड़ेगा, या मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। वो पॉइंट है। तो सिर्फ वहां पे ये समझाया गया कि पब्लिक की जो करेंसी है वो उनके पास पड़ी हो या बैंक में पड़ी हो, वो हाई पावर्ड मनी है। बट अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक की। अब सेकंड पॉइंट आता है डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, लेकिन आगे बेटा नेट वर्ड यूज होता है, याद ना, नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, जिसको डीडी बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। सो डिमांड डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जैसा को बताया था, बाय द डिपॉजिटर फ्रॉम द बैंक्स। एग्जाम्पल, जो पैसा आपके करंट अकाउंट में पड़ा है, जैसे मेरी फर्म का जो अकाउंट है, जैसे जब हम आपको अकाउंट नंबर शेयर करते हैं तो या तो मैं आपको देता हूँ सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स का अकाउंट। तो ये सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स हमारा बहुत ही ओल्ड अकाउंट है, 2001 में ओपन किया था मैंने, 20 ईयर्स हो गए इसको। तो इसी नेम से चल रहा है, बिकॉज अर्लियर द नेम ऑफ आवर इंस्टीट्यूट वॉज सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। फिर हमने 2000 आई थिंक 11 में इसका एक सब टाइटल निकाला था, बंसल कॉमर्स क्लासेस, और उसका ट्रेडमार्क लिया था। तो अभी बैंक अकाउंट, मेरी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है, ये सब कुछ सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नाम से जाता है, और मेरे ओल्ड स्टूडेंट मुझे उसी नाम से जानते हैं। तो फिर उसके बाद बंसल कॉमर्स क्लासेस को निकाला गया था, क्योंकि फिर हमने एक मेमोरी गुरुकुल ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की थी, जो मेमोरी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते थे हम, लेकिन वो कोविड के कारण 2 साल से वो चीज़ बंद है अभी। तो फिर हमने सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स की आगे सब टाइटल्स निकाल दिए थे, कि कॉमर्स में जब हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसका नेम बंसल कॉमर्स क्लासेस रहेगा, उसका ट्रेडमार्क है। जब मेमोरी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसका नेम मेमोरी गुरुकुल रहेगा। लाइक दैट, ऐसे हम और भी प्रोजेक्ट्स हमारे प्लान थे जो भी बंद है अभी फिलहाल। तो आगे जैसे सब चीज़ें नॉर्मल होंगी हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो कॉमर्शियल बैंक्स में दो तरह के अकाउंट होते हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक मेरा बैंकर है, तो वहां मेरे दो अकाउंट हैं। एक सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो मेरा करंट अकाउंट है, उसमें जो पैसे पड़े हैं वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हैं, मींस इंस्टीट्यूट के पैसे हैं। एक मेरा पर्सनल अकाउंट भी है मेरे नाम से, दैट इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट। मैं इन दोनों में से कोई भी डिटेल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, और वो पैसा एक ही बात है, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, बिकॉज उसके अगेंस्ट मेरे पास चेकबुक है, एटीएम कार्ड है, और मेरे पास ऑनलाइन ट्रांसफर का फैसिलिटी है, मुझे एक्सेस मिला हुआ है मोबाइल ऐप के थ्रू। देखो आईसीआईसीआई बैंक की मोबाइल ऐप है, वो मैंने डाउनलोड की, मैंने अपना अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर फिल किया, तो मेरा अकाउंट उसमें शो होने लग गया। अब मैं अपने अकाउंट से पेमेंट सीधा भी कर सकता हूँ, मुझे बैंक जाने की नीड ही नहीं है। आप मेरे बैंक में पैसा डाल दो, फिर मैं उसके थ्रू रेंट पे कर सकता हूँ, सैलरी पे कर सकता हूँ। तो बैंक ने मुझे वो फैसिलिटी दे दी कि ये पैसा आपका डिमांड डिपॉजिट है, ऑन डिमांड इट इज पेबल बाय द बैंक, बैंक मना नहीं करेगा। लेकिन वो पैसा जो करंट अकाउंट में है या सेविंग अकाउंट में है, ये याद रखना। एक और होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो बेटा एफडी के अगेंस्ट हमें डेबिट कार्ड इशू नहीं होता, एफडी के अगेंस्ट हमें कोई भी चेकबुक इशू नहीं होती जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सके। आपको एफडी अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, जैसे वो क्लोज होगा वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आएगा या करंट अकाउंट में आएगा, देन वो हाई पावर्ड मनी बनेगा। जैसे मैंने कहा था कि सारा पैसा नहीं बैंक के पास, जो बैंक के पास हमारा करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में पड़ा है मान लो, जिसे हम सर्कुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट भी अगर बनेगा तो वो ब्रेक करके बनेगा, फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करना होगा, और फिर वो पैसा करंट या सेविंग अकाउंट में आएगा, जिसे हम विड्रॉ कर सकते हैं, पे कर सकते हैं थ्रू एनी मीन। वो कैसे हो सकते हैं,
पहले तो ये क्लियर हो गया सबको कि कौन से डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के M1 में आते हैं, नेट डिमांड। जब हम M2 में जाएंगे तो हमारी डेफिनेशन ब्रॉड हो जाएगी, वो M1 से ब्रॉड हो जाएगी, तो हो सकता है उसके अंदर हम बाकी चीजें भी ऐड कर लें। पर अभी हम सिर्फ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इन फॉर्म ऑफ करेंसी नोट एंड कॉइन्स, उसके ऊपर फिर आपको बता दिया कि वो फिएट मनी है, टेंडर लीगल टेंडर है ना, वो सब बता दिया। दूसरा, जो पैसा बैंक में पड़ा है वो भी हाई पावर्ड मनी है, वो अलग बात है, क्योंकि वो पैसा तो वही है, सेम नोट है उसके अंदर, बट वो एक नेट डिमांड डिपॉजिट है। पर अभी मीनिंग आ जाएगा नेट का मीनिंग क्या है और डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग क्या है, आगे देखो। अब उसी को डिफाइन किया हमने। डिमांड डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड आल्सो कॉल्ड बैंक मनी। डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक ने क्रिएट किए हैं, उसे नाम दिया है करंट अकाउंट का, सेविंग अकाउंट का, लोन्स का। कमर्शियल बैंक के प्रोडक्ट हैं डिमांड डिपॉजिट्स, जिसे बैंक मनी भी कहते हैं। और नेट का मीनिंग क्या है, एक बार रीड करो। अभी सर नॉलेज के लिए रखना है आपको याद ना, इसके ऊपर फिर MCQs या हमारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो नेटवर्क का मीनिंग क्या है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, जो एक कमर्शियल बैंक के दूसरे कमर्शियल बैंक में रहते हैं, आर नोट टू बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो मैं ये कह रहा था उस टाइम कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ आएगा कि कुछ पैसा ऐसा भी है जो हाई पावर्ड मनी नहीं है। तो एक बैंक का दूसरे बैंक के पास पड़ा होता है पैसा रिजर्व में, सेविंग्स को, जैसे एक बैंक की सेविंग्स होती है तो वो इंटरेस्ट कमाने के लिए वो पैसा दूसरे बैंक को दे देता है, उसे बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट्स। वो सर्कुलेशन में नहीं है क्योंकि वो पैसा पब्लिक के पास नहीं है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकालोगे बेटा, M1 के अंदर वो पैसा आता है जो पब्लिक का है। अब पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास पड़ा है या उनका ही पैसा उनके बैंक में पड़ा है करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, है तो पब्लिक का ना। वो जो पैसा पब्लिक का है वो खर्च होता रहेगा। बेटा आज तक जितना भी मेरे करंट अकाउंट में पैसा रहा है वो सारा मैंने खर्च कर दिया है, हमेशा मंथ के एंड तक करंट अकाउंट खाली हो जाता है। मेरा जो प्रॉफिट होता है वो मैं निकाल लेता हूँ, मैं अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, वहां से मैं अपने घर का एक्सपेंडिचर कर देता हूँ और बाकी मैं सारी पेमेंट्स कर देता हूँ। मीन्स जो आपसे फीस आएगी वो डिवाइड हो जाएगी, रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट। जैसे नेशनल इनकम में आपको बताया मैंने कि आपकी फीस के 4 हिस्से हो जाएंगे, रॉ मटेरियल का पैसा अलग हो जाएगा, जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट है। तो मान लो मेरे करंट अकाउंट में 1 लाख फीस आई, उस 1 लाख फीस में से 80,000 खर्च हो गए रेंट सैलरी वगैरह में सब कुछ, तो बाकी बचे 20,000, वो मैंने अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये प्रोसेस है। करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में जाने का मतलब ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग समझो ना, +1 से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अकाउंट्स में ड्रॉइंग्स का मीनिंग होता है कि हमने पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए खर्च कर लिया। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो या तो बैंक जाके कैश निकालना पड़ेगा, या इजी है कि उस पैसे को मैं अपने सेविंग अकाउंट में शिफ्ट कर देता हूँ। तो मुझे लगता है जितना मैंने प्रॉफिट कमाया इस महीने वो मैंने अपने करंट अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, और सेविंग अकाउंट में आते ही वो गूगल पे, पेटीएम, ऑनलाइन ट्रांसफर के साथ अटैच हो गया। बस फिर तो क्या दिक्कत है, मुझे 10 रुपए का कुछ खरीदना है तो मैं पेमेंट, मुझे कैश लेके चलने की जरूरत है बेटा, मैं बहुत देर होगी मैं कैश लेके चलता ही नहीं, मेरे पॉकेट में जीरो, मुझे कुछ होता ही नहीं। वेन एवर आई गो फॉर शॉपिंग, मार्केट में जा रहा हूँ, मेरे पास क्या होता है, एक मोबाइल और एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, 3 चीजें होती हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मैं मोबाइल में ही प्लेस कर देता हूँ, उसका भी एक डिजिटल मोड है, या उसको एज ए कार्ड अपने पास रख लेता हूँ। बस मेरे पास कैश है ही नहीं, बिकॉज जरूरत ही नहीं पड़ती। आज की डेट में 5 या 10 रुपए की पेमेंट भी हम गूगल पे, पेटीएम से कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर वहां पे ऑप्शन ना हो तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा बहुत कैश होना भी चाहिए, कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है ये वाली।
अदरवाइज बेटा मेजोरिटी लेवल पे हमें ये ऑप्शन मिल जाती है। तो अब कितनी चेंज होगी हमारी शॉपिंग का प्रोसेस, क्योंकि हमारी बैंकिंग चेंज हो गई है। इंडिया के अंदर डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट है वो आ गया है। तो दैट्स वाई जो पैसा मेरे पास खर्च करने की फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड नेट डिमांड डिपॉजिट्स। जो पैसा एक बैंक का दूसरे बैंक में पड़ा है, जिसे पब्लिक खर्च नहीं कर सकती, पैसा कहीं ना कहीं वो पब्लिक का ही है। जैसे मैंने आईसीआई बैंक में एफडी बना दी, तो आईसीआई बैंक ने अपनी एफडी किस में बनाई? या तो आईसीआई बैंक उस पैसे को लोन देने में यूज करेगा, अगर उनका वो पैसा सरप्लस रह जाए तो हो सकता है वो एचडीएफसी बैंक में एफडी बना ले। तो ये पैसा तो मेरा ही है, बट वो इंटर बैंक डिपॉजिट्स में आ गया। तो इसलिए अगर उसको माइनस कर दिया जाए, टोटल डिपॉजिट्स में से जो डिपॉजिट्स इंटर बैंक डिपॉजिट्स है उनको माइनस कर दिया जाए, तो बाकी जो पैसा बचेगा वो है नेट डिमांड डिपॉजिट्स। सिर्फ वो इंक्लूड करनी है। तो ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए टू सोल्व एनी एमसीक्यू। तो अब बताओ भी M1 में क्या क्या गया। नंबर 1 सब लोग बोलेंगे, एक तो सबने ज्वाइन इन किया आज क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। M1 में क्या क्या है? नंबर 1, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स कॉइन्स। उसे हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, उसे लीगल टेंडर भी बोलते हैं, उसे फिएट मनी भी बोलते हैं। सबके मीनिंग अलग अलग है। तो दूसरा क्या इंक्लूड है इसके अंदर? हाँ ठीक है जी। तो अभी इस पीपीटी को करने के बाद ना मैं आपके लिए बुक भी ओपन करूंगा। मेरे पास टिया जैन या राधा बोगुना जो भी डिजिटल मोड में होगी, टिया जैन तो है ही है, तो मैं वो ओपन कर लूंगा किसी एक दिन, तो वो भी पढ़ लेंगे। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी देख लेंगे, सो दैट हमारी नॉलेज से बाहर कुछ ना हो। याद कुछ करना ही नहीं तो बहुत बढ़िया बेटा आपके लिए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ +2 एग्जाम कि आपको याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉलेज रखनी है हर चीज़ की। ठीक है, फिर चलेंगे बुक में, आगे चलते हैं। इसे रीड कर लो एक बार। ये बात लिखी एफडी की, एफडी M1 में इंक्लूड नहीं होती, जबकि ये भी एक बैंक का डिपॉजिट है। तो इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, क्योंकि एफडी एक टाइम के लिए डिपॉजिट होती है। जैसे मैं 1 साल की एफडी बनाई, तो 1 साल से पहले वो पैसा मुझे नहीं मिलेगा। मैं इमरजेंसी में एफडी ब्रेक कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट भी कटता है, मुझे इंटरेस्ट कट के मिलता है, थोड़ा सा कम मिलता है, जितना मेरा प्लान होता है उसके अंदर उतना नहीं मिलता, पेनल्टी भी हो सकती है। लेकिन ये एक टाइम डिपॉजिट है जो M1 में इंक्लूड नहीं किया गया। तो M1 में कौन से डिपॉजिट इंक्लूड किए गए हैं? डिमांड डिपॉजिट्स, जो ऑन डिमांड पेबल है। क्लियर हो गया ये भी। फिर आपको पता है हम आगे की टर्म्स की बात करते हैं। व्हाट इज मनी, मनी सप्लाई, हाई पावर मनी। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं बेटा इसको, है ना, बढ़िया हो जाएगा। Anything which is commonly accepted as a medium of exchange is called money, and which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. Supply and supply offers to कुमकुम बेटा म्यूट करो बेटा, आपका अभी अनम्यूट है। ठीक है, सबका मीनिंग में बताया हुआ है, आप एक बार रीड कर लीजिए, कोई डाउट है तो बता दो। तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी कल मिलेंगी, मंडे को आपकी क्लास है इकोनॉमिक्स की, मैक्रो की। sir, हाँ जी sir, तो मनी सप्लाई और हाई पावर मनी में क्या डिफरेंस है? बेटा, मनी सप्लाई तो हेडिंग हो गया ना, कि मनी सप्लाई में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक कंटेंट किया M1, अभी M2 आएगा, M3 आएगा, M4 आएगा। तो मनी सप्लाई तो एक ब्रॉडर कंसेप्ट बन जाता है ना। हाई पावर मनी तो वो है
जो पब्लिक के पास है या कमर्शियल बैंक के पास है, जो सर्कुलेशन में है। इतना सा मीनिंग है इसका। तो अब पोस्ट ऑफिस में पैसा पड़ा है, वो हाई पावर मनी नहीं है क्या? नहीं है। पैसा तो पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, तो अभी आएगा ना M2 में आगे। फिक्स डिपॉजिट में पैसा पड़ा है, पोस्ट ऑफिस में पैसा पड़ा है। तो हाई पावर्ड मनी का मीनिंग वो मनी जो ऑलवेज सर्कुलेशन में रहती है, बट उसमें कंडीशन है कि वो पब्लिक के पास हो या कमर्शियल बैंक के पास हो पैसा। तो जो पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग प्लान्स हैं उनमें भी पैसा पड़ा है लोगों का, तो वो हाई पावर्ड मनी नहीं है, लेकिन वो मनी सप्लाई का पार्ट है। क्योंकि जब हम M2 M3 में जाएंगे तो उसमें वो वाला कंटेंट भी ऐड हो जाएगा, सेविंग काउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। आपको पता है ना, यू नो बेटा, सेविंग पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो आप, और उसमें इंटरेस्ट बैंक से ज़्यादा है। ये है कि वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, इतनी ATM कार्ड नहीं है, पोस्ट ऑफिस का ATM नहीं है। जिस दिन पोस्ट ऑफिस ने ATMs लॉन्च कर दिए उस दिन बैंक्स के अंदर कोई पैसा डिपॉजिट करेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है पोस्ट ऑफिस का, बट वहाँ वो फैसिलिटी दे नहीं पाते जो हमें बैंक से मिल जाती है। दैट्स वाई बहुत कम लोगों को पता है या वो लोग डिपॉजिट करते हैं। हम सबका बैंक अकाउंट तो है, लेकिन हम सबका सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में नहीं है। सेविंग पोस्ट ऑफिस में भी FDs बनती हैं, वहाँ भी सेविंग प्लान्स हैं, और बैंक से ऑलवेज इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में। देन डिमांड डिपॉजिट पता ही आपको क्या होते हैं। और बैंक मनी बेटा, एक मिनट होल्ड कर रहा हूँ। यस बेटा, आ रही साउंड आपको? टाइम डिपॉजिट्स, बैंक मनी, सब क्लियर है? यस। जो डिमांड डिपॉजिट्स बैंक क्रिएट करता है, कमर्शियल बैंक, ये आपको अभी आगे जाके समझ आ भी जाएगा। और मैंने समझाया नहीं चाहता आपको कि कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट कैसे करता है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट तो है ही है, एक और तरीका भी है उसका, लोन्स देकर भी वो एक नए अकाउंट्स क्रिएट कर देता है। जैसे किसी को लोन दिया तो उसका सेविंग अकाउंट अपने बैंक में ओपन कर लिया, तो कुछ अकाउंट्स वो खुद क्रिएट करता है, कुछ तो हम ओपन करते हैं, कुछ बैंक खुद क्रिएट करता है। जो पैसा भी मतलब बैंक में पड़ा है एज ए डिमांड डिपॉजिट, वो बैंक मनी भी है और डिमांड डिपॉजिट्स भी है। टाइम डिपॉजिट FD को बोलते हैं। फिर ये थोड़ा डिटेल में आ गया बेटा। अब रिकैप अगर देखें हम, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी का मीनिंग क्लियर हो गया, सप्लाई का मीनिंग क्लियर हो गया। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक, बस ठीक है। तो ये हमने आज एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो करते हैं शुरू। हाँ जी, नंबर 1, फर्स्ट आंसर क्या है? बैंक मनी। सेकंड? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। नहीं नहीं बेटा, इंटरबैंक डिपॉजिट। हाँ ये एक्चुअली टाइम डिपॉजिट तो भी आएगा ना। मैंने बताया ना आपको, अभी जैसे हम M2 M3 में जाएंगे तो वहाँ टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड कर लेंगे। अभी आपने M1 किया ना, इसलिए आप बोल रहे हो। तो इंटर बैंक डिपॉजिट कभी भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो हम M1 में बोलते हैं ना नेट डिमांड डिपॉजिट्स, तो वो नेट का मीनिंग इंटर बैंक डिपॉजिट्स माइनस करके, तो ये कभी वापस नहीं आने वाला। M1 में जो हमने माइनस कर दिया इंटर बैंक डिपॉजिट, तो वो माइनस हो गया और आंसर आ गया नेट। अब हमें बाकी के कंटेंट ऐड करने होंगे, जैसे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट्स, जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे M2 आता रहेगा, M2 M3। तो इंटरबैंक डिपॉजिट कभी पार्ट नहीं है मनी सप्लाई का। मीन जो पैसा बैंक का बैंक में पड़ा है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो मनी सर्कुलेशन में नहीं है हमारे। ये हमारा CBSE 2017 में क्वेश्चन आया था। हाँ जी, चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए आपका? As an element. point of time. नेक्स्ट, B,
आप ABCD बोल दिया करो ना, B। B। नेक्स्ट। लिंक क्लियर होगा आपको? बेटा कमर्शियल बैंक्स भी मनी सप्लाई का पार्ट है, ये आपको अभी इसलिए नहीं पता क्योंकि अभी आपने वो नहीं किया हुआ, क्रेडिट क्रिएशन पार्ट नहीं किया हुआ। सेंट्रल बैंक तो है ही है, सोर्स ऑफ मनी, बट कमर्शियल बैंक भी मनी क्रिएट करता है जिसे मनी क्रिएशन कहते हैं, वो भी हम करेंगे पार्ट, इसलिए आपको ये आंसर नहीं समझ आ रहा था। दोनों ही है। ओरिजिनल करेंसी आरबीआई बनाता है, उस करेंसी से डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक, वो आपको आगे के समझ आ जाएगा। हाँ जी, तीनों बोलते हैं इसको। ये तो आरबीआई की अथॉरिटी उसके अंदर इंक्लूड है, इसलिए वो फिएट मनी है, वो लीगल टेंडर है। इट मीन्स आपको उतनी वैल्यू मिलती है जितनी वैल्यू उस नोट के ऊपर लिखी होती है। नो बडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। हाई पावर्ड मनी, क्योंकि वो पैसा सर्कुलेशन में है, आप उसे कभी भी खर्च कर सकते हो, चाहे वो इन हैंड पड़ा है कैश या आपके बैंक में पड़ा है। अब जो पैसा बैंक में पड़ा है वो भी तो इन हैंड आ गया ना, जो मैंने को एग्जाम्पल दिया कि जब मेरा पैसा बैंक में पड़ा है उसके थ्रू मेरे पास इजीली कोड स्कैन करके, है ना, QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकता हूँ, तो मेरे हाथ में वो कैश ही पड़ा है बेटा। एक ही बात होगी, बैंक में जो पैसा है वो मैं ऑनलाइन ट्रांसफर, है ना, स्कैन करके पेमेंट कर रहा हूँ। अब हर चीज के लिए, किसी तरह की शॉपिंग के लिए, पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वेजिटेबल परचेज कर रहे हैं, सब में वो पैसा एज ए कैश ही यूज हो रहा है। वो ज्यादा इजी है, क्योंकि अगर मुझे किसी को 23 रुपीज देने हैं तो मुझे नहीं देखना ना 50 रुपीज का नोट देके 27 वापस करने, वो 23 रुपीज ही वहां से स्कैन होकर डेबिट हो जाएंगे। 23 रुपीज 37 पैसा भी डेबिट हो जाएगा, कितना ईजी हो गया। क्या तुम 23 रुपीज 37 पैसा दे सकते हो, या 37 पैसा छोड़ना पड़ेगा? पॉसिबली नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, पेट्रोल पंप पे जब मेरा बिल आता है 1088 रुपीज 37 पैसा, तो बेटा मेरे डेबिट कार्ड से उतने कटते हैं, सेम 37 पैसे भी कटते हैं, या गूगल पे से जैसे भी पे करता हूँ, पेटीएम से। तो कैश देना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनके लिए ईजी हो गया। नहीं तो कोई भी पर्सन क्या करता है, 50 रुपीज की शॉपिंग करता है, 500 का नोट दे देता है। और शॉपकीपर का फेस देखते हो ना उस टाइम कैसा बनता है, जब आप 50 रुपीज के बिस्किट लेकर 500 का नोट देते हो। प्रैक्टिकली आपके साथ ऐसा होता होगा, है ना, आप तो बड़े हो तो आप भी जाते हो मार्केट परचेज करने को ना कुछ, तो आप देखते हो वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बोलते हैं आप गूगल पे ही कर दो। कौन आपको 50 रुपीज के लिए 450 रुपये चेंज करके देगा, है ना? ऐसे 4 कस्टमर अगर पहुंच जाए मॉर्निंग में शॉपकीपर के पास, उसके बाद चेंज ही खत्म होगी। तो दे प्रेफर कि ऐसा करो, छोड़ो इसको, आप गूगल पे कर दो या फिर आप पेटीएम कर दो। तो इसलिए वो अब आपके लिए एक तरह से हाई पावर्ड मनी है जो पैसा बैंक में पड़ा है। पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले क्या होता था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी कि मैं बैंक जाऊंगा एटीएम से निकालूंगा ऐसा होता था। अब एटीएम पे रश ही खत्म हो गया है ना, क्योंकि जिस पर्पज के लिए हमने एटीएम से निकालना है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। तो इसलिए अब हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच तो यही है, बैंक में जाके पैसा निकालना या एटीएम पे जाके निकालना। डिजिटल मोड में हम वैसे पेमेंट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम पैसा एटीएम से ना निकालें, हम सीधा बैंक से बैंक में ट्रांसफर करें, ताकि वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में ही रहे। मेन बात ये है बेटा, वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में ही रहता है। अगर हम कैश निकाल लेंगे नहीं तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता रहेगा, हम सबका काम बनता रहेगा। आपने मुझे फीस दी, मेरा वर्क हो गया, मैंने आगे सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, फिर उन लोगों ने आगे उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया आगे, पैसा बैंक के पास ही रहा। HDFC बैंक से ICICI बैंक में गया, वहां से स्टेट बैंक में गया, क्या फर्क पड़ता है उसे? वो तो एक बैलेंस शो हो रहा है हर बैंक का, पैसा तो बैंक के पास ही पड़े, बैंकिंग सिस्टम में है, आरबीआई के पास है समझो पैसा। हाँ जी बेटा, इसका आंसर बताएं। तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा, डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पब्लिक, या कुछ और वर्ड आएगा? बैलेंस इन बैंक अकाउंट।
बिकॉज क्या आएगा फिर आगे? Because this money can be demanded at any point of time. Apart from currency note, the coins the balance in dash. क्या बोला आपने इसमें डैश का मीनिंग? Bank account. बैंक अकाउंट, चाहे वो कमर्शियल, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। और दूसरे कौन सा क्या आएगा? Because this money can be demanded by the public at विड्रॉन, any point of time. विड्रॉन बेटा। हाँ, तो सेविंग और करंट अकाउंट आएगा सबसे पहले तो। लेकिन बैंक अकाउंट नहीं बोलना आपको, बैंक अकाउंट तो एफडी भी होती है, सेविंग और करंट बोलना है। एंड दे कैन बी विड्रॉन by the commercial, by the account holder या public any point of time. They are payable by bank, ऐसा लिख दो, या that is withdrawable, या public can withdraw any time, एक ही बात है। वो तो ये ओपन चॉइस होगी ना, क्योंकि एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं हुआ, ये तो एक सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस हम कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं। बैंक मनी, Bank account. अब ये क्या चाहिए? डिमांड डिपॉजिट्स आर नोट डैश since checks drawn on these accounts can be refused by anyone as a mode of payment. Legal tender. Yes. लीगल टेंडर्स है इसका आंसर, लेकिन कैसे तन्वी समझाओ सबको। जी हमने पढ़ा था कि जो करेंसी है वो लीगल टेंडर होती है, कॉइन्स और नोट्स, क्योंकि वो कहीं कहीं भी हम देंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगी और कोई बंदा रिफ्यूज नहीं कर सकता। और यहाँ पे लिखा है इट कैन बी रिफ्यूज बाय एनीवन, तो फिर इसलिए लीगल टेंडर नहीं होगा। हाँ वेरी गुड। क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो चेक के थ्रू हम, जैसे कई बार कोई बोलता है कि मैं चेक से पेमेंट कर दूं, तो सामने वाले बोलते हैं नहीं भी चेक से पेमेंट नहीं करनी आपने, मैं चेक एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आपको कैश देना पड़ेगा। कैश के लिए वो मना नहीं करेगा कि 500 के नोट है कि 2000 के या 100 के, वो कैसा भी हो, नया हो पुराना हो, वहां वो लीगल टेंडर है। तो डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर। लीगल टेंडर किसके लिए यूज किया गया? करेंसी के लिए। इसलिए बेटा मेरे पास ये राइट है, मैं आपको ये मना कर दूं कि मैं फीस चेक के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरा राइट है, मैं बोल सकता हूँ। मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, मैं ये भी बोल सकता हूँ आपको। जरूरी नहीं कि अगर मुझे आपको टीच करना है तो मेरा बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो कोई पर्सन, और बहुत सी, और बेटा हमारे इंडिया में तो इतना ब्लैक मनी है और इतने बिजनेस ऐसे हैं जहां पर वो चेक से पेमेंट लेने से साफ मना कर देते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहां पर मैं बोलता हूँ कि मैं आपको गूगल पे कर दूं, ये चेक दे दूं, बोले नहीं सर नहीं, बैंक में नहीं, आपको टैक्स पड़ जाएगा। तो ये शो करते हैं कि वो ब्लैक मनी है। जब मैं प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ एमआरपी पे, तो टैक्स तो वैसे इंक्लूड है उसके अंदर। वो फिर बोलते हैं सर आपको ना 18% जीएसटी अलग से पड़ेगी अगर आप चेक से पेमेंट करोगे। तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम है उस चीज की। तो इसलिए वो चेक लेने से मना कर देते हैं। इसका मतलब वो अपनी अकाउंट सही तरीके से नहीं बना रहे हैं, वो जो गुड्स परचेज कर रहे हैं उसको प्रॉपर शो नहीं कर रहे। नहीं तो कस्टमर से चेक लेने में क्या प्रॉब्लम है? एमआरपी में टैक्स तो ऑलरेडी इंक्लूड है उस प्रोडक्ट का। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां पर चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो चेक डिमांड डिपॉजिट्स पे बनते हैं। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर है सबको। कर लोगे बेटा? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आपका होमवर्क है, मैंने स्टार्ट करवा दिया एक बार आपको। देयर सो मेनी क्वेश्चंस, चलते जाएंगे आप। पेज नंबर 869 चल रहे अभी, 870 स्लाइड्स है, मतलब पेज नहीं है ये। 2231 स्लाइड्स है बेटा पूरे सिलेबस की आपकी। उसमें से हाफ कर लो आप, 1100 स्लाइड्स रहेगी आपकी, या उससे भी कम जो अब टर्म 1 का सिलेबस है। और अभी का ये याद भी रहेगा। अब हम एंड मोमेंट पे कर रहे हैं, लास्ट के मंथ्स में ही कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ तक ओके हो गया हमारा। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स आ गया। तो ये बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया हमारा टॉपिक 2.2। लेकिन इससे पहले मनी चैप्टर को हम एक बार दूसरी बुक से देखेंगे। ठीक है, मेकिंग के लिए होल्ड कर रहा हूँ। ये बता रही है सामने आपको?
हाँ जी, तो अभी इस चैप्टर को हम एक और बुक से देख लेते हैं। मेरे पास टिया जैन का पीडीएफ है ऑलरेडी। शो रहा है आपको स्क्रीन पे? तो अभी तो क्लास ओवर करने टाइम आ गया। तो आज हमने हमने अपने पीपीटीज के थ्रू मनी चैप्टर को देख लिया है, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो हमें एज ए नोट्स याद करना होता है। बट एक बार बुक में देख लें क्या क्या है। नंबर 1, मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब ये बहुत एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, ये कहीं नहीं आपको एग्जाम में आएगा, बट यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में एक राउंड यहाँ से लेंगे, तो मनी चैप्टर हमारा 2 लेक्चर्स में ओवर हो जाएगा। तो फिर ये है कि श्योरिटी है कि कोई भी क्वेश्चन आता है वो हमें आता होगा एग्जाम में। देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 हुई है। अब यहाँ ये लाइन हमने, देखो पीपीटी जो बनती है वो ऐसी बनती है, बुक से लाइंस ली जाती हैं। अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। जो मेन मनी का मीनिंग है। लेकिन एवोल्यूशन कैसे हुई थी इस मनी की? इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस एज मनी। जब जब किंगडम का टाइम था बेटा, राजा महाराजाओं का टाइम था हमारा, एक बिल्कुल 16 17 सेंचुरीज की बात अगर हम करें या उससे पहले की बात करें, तो गोल्ड इतना हमारे इंडिया में गोल्ड बहुत था, मतलब रिच कल्चर था हमारा। ये तो बहुत जब बाद में, जैसे आपने देखा हिस्ट्री में पढ़ा है आपने कि जब मुगल आए इंडिया में उन्होंने पूरा गोल्ड लूट लिया। उसके बाद फिर जो ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर जो रिमेनिंग था वो उन्होंने, तो इसलिए इंडिया जो है ना, जब इंडिपेंडेंस के बाद था तो इंडिया की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि इंडिया के पास गोल्ड सिल्वर सब कुछ खत्म था, सब लूट के ले गए वो। कुछ मुगल ले गए, कुछ और जो फॉरनर्स थे या ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने लूट लिया। तो उसके बाद इंडिया में कुछ बचा नहीं। तो आज हम आप कह लो कि 70 ईयर्स के बाद हम जस्ट 70 75 ईयर्स के अंदर हम अपने आप को स्टैंड कर पाए हैं, फिर भी काफ़ी स्ट्रगल के बाद, क्योंकि इंडिया के अंदर मैन पावर है, यहाँ पर हार्डवर्क किया जाता है, तो इसमें हम काफ़ी आगे आगे। नहीं तो जिस कंट्री के साथ इतना कुछ हुआ हो उसका बहुत मुश्किल है ग्रोथ पे जाना, फिर भी हम ग्रोइंग स्टेज पे हैं अभी इस टाइम। गवर्नमेंट से भी ट्राई किया अपने लेवल पे। तो इनिशियली अगर देखें तो वो चीज़ अभी इंडिया में नहीं है। अब गोल्ड कॉइन सिर्फ हमारे पास एज ए गोल्ड पड़ा है, किसी के पास है शायद, लेकिन तब तो था गोल्ड एज ए, जैसे अशर्फियां बोलते थे हम इसको, क्या बोलते थे? अशर्फियां, है ना। जब आप ओल्ड टाइम के वो देखते हो, है ना, कुछ भी ऐसी चीजें जो दिखाते हैं, जैसे अलादीन का सीरियल दिखाते थे हमें, तो उसमें अशर्फियां बोलते थे। या अभी भी कोई राजा महाराजाओं का टाइम जो था, ओल्ड किंगडम, उसमें उसमें दिखाते हैं कि वो क्या है ना, एक एक छोटा सा बैग सा होता है, उसमें अशर्फियां होती हैं, है ना, सोने की, बोलते हैं ना मोहरे, ऐसे हिंदी में बोलते हैं उसको। तो वो जो टाइम था वो था पहले, वो खत्म हो गया, बहुत पहले ही खत्म हो गया। फिर अलॉय मेटल आई, जो अभी भी चल रही है। अलॉय मेटल क्या है? वो एक मिक्स्ड मेटल है, एल्यूमिनियम और आयरन को मिक्स करके बनाया गया है, और उस कारण से कॉइन जो है काफी सॉलिड होते हैं। देखो ना, कॉइन जो आपके पास 5 रुपीज का, 10 रुपीज का कॉइन है, 20 रुपीज का, कितने सॉलिड है ये, इनकी लाइफ कितनी ज्यादा है। अभी भी आपके पास अगर 1970 का कॉइन पड़ा है तो वो ठीक पड़ा है, वो खराब नहीं हुआ, टूटा नहीं कहीं से, है ना, वो खराब भी नहीं हुआ। तो ये अलॉय मेटल का लाइफ बहुत ज्यादा है, इसको यूज किया जाता है कॉइन्स के लिए। ये आए फिर, उसके बाद फिर पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई। अब आज की डेट में क्या है? नाउ इज द एज ऑफ प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मीन्स डेबिट कार्ड, कार्ड। हाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, और उसके बाद अब जाके डीमोनेटाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी चल पड़ी, जिसको होता है डिजिटल मोड, है ना। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये डेबिट क्रेडिट कार्ड भी नहीं है ना, कॉइन्स करेंसी नोट भी हम लेके चलते, हम सिर्फ मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ट्रांसफर। तो ये आप रीड कर सकते हो। ये जो वाटर सिस्टम है इन ओल्ड डेज, इसका मीनिंग क्या है कि ओल्ड डेज में क्या होता था, जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। अब ये है वो टाइम, बिल्कुल एंशियंट टाइम, जहां पर मनी थी ही नहीं। जब मनी बनी तो सबसे पहले किससे में बनी? गोल्ड कॉइन्स में या सिल्वर कॉइन्स में, फिर अलॉय मेटल, वो तो हो गया बाद में। लेकिन जब मनी नहीं थी तब क्या होता था? तब ये आपने पहले ही पढ़ा है वाटर सिस्टम, जहां पर गुड्स वर्सेस गुड्स होती थी, सर्विसेज वर्सेस सर्विसेज होती थी, जहां एक्सचेंज सिस्टम होता था, जहां मनी थी ही नहीं। तो इट मीन्स एक फार्मर के पास वीट है,
और कॉबलर के पास शूज है, टेलर के पास क्लोथ है। तो वो क्या करते थे आपस में एक दूसरे की नीड के हिसाब से, तब नीड ज्यादा होती भी नहीं थी, बस सिंपल लाइफ को सर्वाइव करने के लिए किसी ने घर बना लिया एक छोटा सा, और उसको खाना खाने के लिए वीट राइस चाहिए, है ना, शू चाहिए, क्लोथ चाहिए, बस ये हमारी नीड्स होती थी, है ना। तो वो तीन चीजें, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, ये तीन चीजें उस टाइम थी, और वहां पर एक दूसरे की हेल्प करते थे। और यही हमारे इकोनॉमी के अंदर, विलेजेस के अंदर लोगों का काम होता था कि एक फार्मर, एक कॉबलर, एक टेलर, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, और वो एक दूसरे की नीड को पूरा कर रहे हैं, और कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा, पैसा था ही नहीं, मतलब किसी को पता नहीं था पैसा क्या होता है। मनी तो बाद में इंट्रोड्यूस हुई, इन्वेंट हुई, क्योंकि जब हमें लगा कि नहीं, इन सब चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, कितने राइस के बदले में कितने शूज, या शूज के बदले में कितनी बुक्स, वो एक प्रॉब्लम थी मेजरमेंट की। एक्सचेंज सिस्टम में हमेशा क्या होता है कि फार्मर को जब वीट देना है तो उसके बदले में उसको फर्नीचर कितना मिलेगा, तो मेजरमेंट तो भी था नहीं। तो वहां फिर मनी को इन्वेंट किया गया, सो दैट एक कॉमन मेजरमेंट बन जाए मनी का, कॉमनली एक्सेप्टेबल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाए। ये चीजें हम डिटेल में करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। जैसे मनी के फंक्शंस आएंगे, अभी यहाँ पे डेफिनेशन मनी आएगी, वाटर सिस्टम आएगा। अब ये बहुत एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अब पता नहीं एग्जाम में आती भी नहीं है, खत्म कर दी गई है, तो हम एक बार प्रिकॉशन कर लेंगे। मनी और मनी के फंक्शंस तो हमने करने ही है, लेकिन उससे पहले करेंगे वाटर सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी क्या था पहले, और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, मैं समझाऊंगा आपको इन शॉर्ट। और उस ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए मनी को इन्वेंट किया गया। फिर मनी के फंक्शंस आएंगे और फॉर्म्स ऑफ मनी आएगी, फिएट मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, ये भी इंपॉर्टेंट है जो पीपीटी में इंक्लूड नहीं की गई, क्योंकि ये लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये हमें लगेगा एक लेक्चर ये समझने में, ठीक है। उसके बाद फिर मनी सप्लाई पे आ जाएंगे, सेकंड लेक्चर में कल कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक लेक्चर और लगेगा, तो मैक्सिमम 3 लेक्चर्स होते हैं मनी के ऊपर, मंडे और वेंसडे। वेंसडे तक मनी खत्म हो जाएगी, और फिर कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए आपको आता होगा, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनके लिए भी सेम है, सप्लाई ऑफ मनी पे फिर M1 आएगा जो हमने कर लिया। फिर M1 के बाद M2 भी है, M3 भी, M4 भी है, तो वो भी आएंगे जब M1 में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें अदर डिपॉजिट विद आरबीआई इंक्लूड नहीं किया गया था पीपीटी में, ये भी एक एक्स्ट्रा में है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। M1 में तीसरा भी कंटेंट है। फिर हु सप्लाइज मनी, एंड बस आपके सिलेबस में M1 ही है मेनली ना, पहले M2 M3 M4 भी होता था, लेकिन अब सब निकाल दिए गए हैं। तो M1 में 3 मेजरमेंट्स हैं, लेकिन मोस्टली 2 ही माने जाते हैं, C एंड OD। एक अदर डिपॉजिट्स भी है, तो मीन्स थोड़ा पार्ट पेंडिंग है हमारा, तो वो सेकंड या थर्ड लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन किसी के ऊपर भी आ सकता है, यहाँ तक रीड करेंगे। उसके बाद आपके पास कोई भी बुक है, राधा बहुगुणा है, टिया जैन है, बेटा सबके पीछे आपको MCQs गिवन है, MCQs करिए वहां से। हमारी असाइनमेंट्स इन एडिशन रखोगे सब कुछ हमारा स्टडी मटेरियल, पर एक बार बुक में जो है फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQs, आज नहीं कल या वेंसडे के लिए क्लास हो जाए, चैप्टर मनी का ओवर हो जाए, फिर आपके पास जो भी बुक है उसके सारे क्वेश्चन करिए, क्योंकि आपका मेन सिलेबस तो यही है। अब सब्जेक्टिव तो आपने सिर्फ रीड करना है नॉलेज के लिए, मेन काम है आपका ये। अब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स, और उसके बाद वो जो असर्शन बेस्ड और रीजन बेस्ड क्वेश्चन वो तो अब यहाँ में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगले नेक्स्ट ईयर से बुक्स में आएंगे। तो ये आप नॉलेज के लिए बाद में पढ़ सकते हो ये सब कुछ। जितना आपकी ये नॉलेज, आपकी रीडिंग ज़्यादा होगी, उतना ही आप केस स्टडीज वाले क्वेश्चन को या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन को कर पाओगे। सारा हमारा नॉलेज वहीं पे काम आने है फिर, ठीक है बेटा। आपने जितना रीड करना हो बुक में कर लेना, अदरवाइज हम नेक्स्ट 2 क्लासेस में इसको वहां से ओवर करेंगे। क्लास ओवर करो, एनीथिंग एल्स? अभी 10 मिनट का ब्रेक है, फिर हम अकाउंट्स के लिए मिलते हैं। ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। ओके बेटा, क्लास ओवर कर, थैंक यू। वेलकम।